आप सभी का रमोगी टॉपर शो में हार्दिक स्वागत है। आज मेरे साथ इस शो में है अरुण डागुर, जो करौली डिस्ट्रिक्ट राजस्थान से हैं और इनकी एसएससी सीपीओ में जो इन्हें अभी तक पता है अनऑफिशियल रैंक है ऑल इंडिया रैंक 12 एसएससी सीपीओ 2018 एग्जाम में। और अरुण का इसके साथ साथ लास्ट ईयर सिलेक्शन हुआ था आरआरबी के थ्रू लोको पायलट के तौर पे भी, जिसकी इनकी ट्रेनिंग चल रही है। तो ये पहला ऐसा इंटरव्यू है जो कहीं ना कहीं मोर और लेस हम लोग सीपीओ के लिए कंप्लीटली डिवोट करने वाले हैं। सीपीओ के बारे में पूरी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे अरुण से कि तैयारी कैसे करनी है, फिजिकल कैसे होता है, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किसको सीपीओ में जाना चाहिए, किसको नहीं जाना चाहिए। सारी जानकारी इस इंटरव्यू के माध्यम से आप तक पहुंचेगी। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अरुण, आपका बहुत बहुत स्वागत Thank you very much, sir. I'm also honored to come to your channel. है। वंडरफुल। अरुण, पहला सवाल ये कि वाई ए पुलिस जॉब, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या आपको जी वाकई में पुलिस बनना था या सिर्फ नौकरी के लिए ये था कि एक पुलिस की जॉब ले लेते हैं? जी सर, एक्चुअली सर मेरे साथ ये था कि मेरा कभी ये नहीं था कि मुझे डेडिकेटेडली पुलिस की ही जॉब करनी है। हम्म। बट शुरू से ये रहा था कि और यू कैन से इन कॉलेज टाइम एज द सिचुएशंस डेवलप, मेरे साथ ये होता गया कि मुझे यूनिफॉर्म के लिए जो अपना अट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा फील होने लगा। और पर्टिकुलरली मैं डिफेंस जॉब्स के लिए ऐसा फील करता था। और इसी ऑर्डर में मैंने काफी सारे एसएसबी इंटरव्यूज दैट आर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, उनके लिए काफी बार मैं अपियर भी हुआ और एंड मोमेंट पे जाके बाहर भी हुआ हूँ। तो उस मोमेंट तक जाने के बाद ऐसे लगता था कि यार बस एक लाइन थी जिसको अगर मैं क्रॉस कर जाता तो आई कुड हैव बीन देयर, बट हम्म। वो अपॉर्चुनिटी आई कुडंट हैव अवेल्ड। सो उसके बाद एसएससी ने ये अपॉर्चुनिटी मुझे दोबारा से प्रोवाइड करवाई। ये अपॉर्चुनिटी थी एसएससी सीपीओ की फॉर्म में। वही यूनिफॉर्म, वही सारे के सारे इमोशंस, वही थ्रिल जॉब का, वो सब चीजें एसएससी सीपीओ भी प्रोवाइड करवाता था। और ये चीज मुझे इवेंचुअली अचानक से पता चली थी कि ऐसा भी कोई एग्जाम होता है जहां पे आपको इंटरव्यू भी नहीं देना होगा, सिर्फ जो आप मेहनत करोगे उसके रिजल्ट्स आपको दिखेंगे। तो इस वजह से मैंने सीपीओ को ऑप्ट किया कि लेट्स गो फॉर सीपीओ। इसके थ्रू अपन अपनी जो वर्दी का शौक है, अपना जो जज्बा है, वो भी अपन परस्यू कर पाएंगे। सो इस वजह से मैंने सर एसएससी सीपीओ को चूज किया था। सो अरुण, आपने सीपीओ का 2018 वाला एग्जाम दिया, राइट? एग्जैक्टली सर। ये पहला अटेम्प्ट था आपका या इसके पहले भी आप दे चुके हैं सीपीओ का एग्जाम? सर ये मेरा पहला अटेम्प्ट था। एज आई हैव टोल्ड यू दैट जस्ट बिफोर सम डेज आफ्टर joining my coaching institution, actually I joined the coaching for banking, but after some days I came to know that there is an exam named SSC CPO through which you can go into the defense. So I just put everything aside and started uh, doing my coaching and started focusing on SSC CPO itself. राइट। तो थोड़ा सा अरुण हमें ये बताइए कि जो सीपीओ है, राइट, सीपीओ की एक्चुअल जॉब प्रोफाइल है, सीपीओ एग्जाम क्लियर करके लोग क्या बनते हैं? जैसे सीजीएल का एग्जाम निकालते हैं तो बहुत सारी पोस्ट होती है, कोई इंस्पेक्टर इनकम टैक्स का बनता है, कोई एमईए में जाता है, कोई एक्साइज इंस्पेक्टर बनता है। सीपीओ का एग्जाम निकाल के भी क्या ऑप्शंस होते हैं कि आप ये बन सकते हो, आप ये बन सकते हो, या फिर एक ही पोस्ट के लिए वो एग्जाम होता है? सर एसएससी भी बहुत सारे, ये जो सीपीओ का एग्जाम है यहाँ पे भी आपको रेंज ऑफ पोस्ट मिलती हैं। हम्म। और सारी की सारी जो पोस्ट होती हैं वो सब इंस्पेक्टर की पोस्ट होती हैं 4200 ग्रेड पे के लिए। हम्म। एसएससी ये जो अपना सीजीएल है यहाँ पे 4600 ग्रेड पे भी होता है, 2800 भी होता है, बट सीपीओ में ओनली 4200 ग्रेड पे की जॉब्स होती हैं। हम्म। बट ये जो जॉब्स होती हैं ये अलग अलग पैरामिलिट्री फोर्सेस में होती हैं। और ये कैंडिडेट के मार्क्स पे और उसकी प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है कि उसे कौन सी जॉब सेलेक्ट करनी है और कौन सी मिलेगी। सो मोस्टली जो कैंडिडेट्स होते हैं जिनके हायर रैंक्स होती हैं, अच्छे मार्क्स होते हैं, दे गो फॉर दिल्ली पुलिस, क्योंकि वहां पे उनको थोड़ा ज्यादा एक्सपोजर भी मिलता है, दे कैन गो फॉर फर्दर स्टडीज एज वेल। और इसके अलावा अगर कोई इंसान चाहे तो एसएससी के सीपीओ एग्जाम के थ्रू बीएसएफ जो होती है अपनी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इसमें सब इंस्पेक्टर बन सकता है। सीआरपीएफ दैट इज सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, वहां बन सकता है। आईटीबीपी, एसएसबी, और इसके अलावा सीआईएसएफ दैट इज सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। इन सारी एग्जाम्स, ये जो सारी पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, इनमें आप सब इंस्पेक्टर की जॉब इस एग्जाम के थ्रू पाते हैं। और जो वैकेंसी होती है अरुण, क्या हर साल निकलती है या फिर कभी ऐसा होता है कि इस साल नहीं आई सीपीओ की वैकेंसी? सर हर साल ये वैकेंसी आती है जस्ट लाइक सीजीएल। मोस्टली जो हम्म। अपना एसएससी है वो 3 एग्जाम्स कंडक्ट करवाता है।
उनमें से जो ग्रेजुएशन लेवल के मेन 3 एग्जाम्स हैं, दोज आर एसएससी सीजीएल एंड एसएससी सीपीओ, और उसके अलावा 10+2 लेवल पे आ जाता है अपना एसएससी सीएचएसएल, और फिर एमटीएस भी अपना एक एसएससी का मेन एग्जाम है, जैसे कि अपन जानते हैं। सो ये 3-4 एग्जाम्स हैं जो एसएससी मेनली कंडक्ट करवाता है। और लगभग कितनी वैकेंसीज हर साल आती हैं अरुण? ये सर हर साल वेरी करता है, जैसे कि 2017 में अराउंड 3000 वैकेंसीज थी, बट 2018 के एग्जाम में देयर आर ओनली अराउंड 1600 और सो वैकेंसीज, बस इतनी ही हैं। जबकि 2019 का जो एग्जाम है वहां पे फिर से 3000 क्रॉस कर गई हैं वैकेंसीज। सो ये हर साल वेरी करता है, जस्ट लाइक सीजीएल, यहाँ पे भी वैकेंसीज वेरी करती हैं। और अरुण, क्या यहाँ कुछ डोमिसाइल की भी रिक्वायरमेंट है कि अगर आपको दिल्ली पुलिस में जाना है तो आप दिल्ली के नागरिक हों, या फिर ऑल इंडिया से कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई स्टेट रिजर्वेशन नहीं है इसमें? सर ऐसा कुछ भी नहीं है, ऑल इंडिया जो कैंडिडेट्स हैं दे कैन अपीयर फॉर दिस एग्जामिनेशन, नो रिक्वायरमेंट्स एज पर डोमिसाइल इज कंसर्न। वेरी गुड। एक चीज अरुण और मुझे जाननी है यहाँ पर कि कौन से लोग इस एग्जाम को अप्लाई कर सकते हैं सीपीओ का? जैसे सीजीएल में तो पता है कोई भी ग्रेजुएट है वो इस एग्जाम को भर सकता हाँ है। सीपीओ की जी सर। क्या रिक्वायरमेंट है, एजुकेशनल रिक्वायरमेंट क्या है? सर जस्ट लाइक सीजीएल, सीपीओ की जो एजुकेशनल रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी सेम है। यहाँ पर भी कोई भी ग्रेजुएट एसएससी सीपीओ के लिए अपीयर हो सकता है, बट यहाँ पे कुछ फिजिकल रिक्वायरमेंट्स भी होती हैं, जैसे कि आपकी हाइट एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड के ऊपर होनी चाहिए, आपका चेस्ट जो है, ऐसे कुछ फिजिकल मेजर्स हैं वो एक कैंडिडेट को फुलफिल करने होते हैं, तभी वो एक सब इंस्पेक्टर के तौर पे अपॉइंट हो सकता है। एक कुछ ऐसे सवाल बच्चे कई बार पूछते हैं अरुण, मुझे याद है कि नॉक नी है या कुछ ऐसे बोलते हैं, तो क्या हम हाँ एप्लीकेबल सर। हैं या नहीं है, फ्लैट फुट है, तो क्या इस तरह की या रिक्वायरमेंट्स भी हैं पुलिस की जॉब में फिजिकल में? Yeah, sir. Actually, there are such you can say requirements, but actually, sir, I would like to say कि ऐसे जो candidates हैं जो इन चीजों को लेके पहले से aware हैं, they are actually very good about it. क्योंकि कई बार होता क्या है कि बच्चे एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर लेते हैं, बहुत अच्छी रैंक से एग्जाम क्रैक कर देंगे, बट लास्ट में पता चलता है कि कोई फिजिकल डिफॉर्मिटी या कोई फिजिकल कंस्ट्रेंट ऐसा था जिसकी वजह से दे कैन नॉट फाइनली बी सिलेक्टेड। सो अगर बच्चे पहले से इस चीज को लेके अवेयर हैं देन इट इज वेरी गुड, क्योंकि वो अपना टारगेट बदल सकते हैं। सो ऐसी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं इस जॉब के लिए, जैसे कि नोक नीज आपके नहीं होने चाहिए, और ये सब कुछ जो होता है ये नोटिफिकेशन में ऑलरेडी मेंशन्ड होता है ओके। कि आपको ये चीजें नहीं होनी चाहिए, जैसे कि अपना नोक नीज हो गया, फ्लैट फुटेड नहीं होना चाहिए इंसान को, कलर ब्लाइंडनेस नहीं होनी चाहिए, एनी जो यू कैन से स्केलेटल डिफॉर्मिटी नहीं होनी चाहिए, ऐसे कुछ रिक्वायरमेंट्स होते हैं। राइट, तो सारे कैंडिडेट को पहले नोटिफिकेशन बहुत मन से पढ़ना चाहिए। पहले ये समझ एग्जैक्टली लो सर। कि आपके अंदर कोई कमी नहीं कहेंगे उसको, बट हर जॉब की एक रिक्वायरमेंट है, पुलिस जॉब की एक रिक्वायरमेंट है कि यस। आप कहीं फिजिकली उसको फुलफिल कर रहे हो या नहीं, है बहुत जरूरी है जानना। राइट। कमिंग नेक्स्ट, एक चीज मुझे और पूछनी जी है आपसे कि अरुण की जैसे सीजीएल का एग्जाम पैटर्न है और सीपीओ का एग्जाम पैटर्न है, राइट? दो सीपीओ में आपका यस। मेंस में केवल इंग्लिश आता है, राइट, मैथ नहीं आता है, ठीक है? बट जो ओवरऑल एग्जैक्टली पैटर्न को अगर देखें तो सवाल प्री में मैथ्स के 50 सवाल आते हैं। तो क्या आपने सीजीएल का भी जी एग्जाम दिया था? जो लोग सीपीओ की तैयारी करते हैं क्या वो पैरेलली सीजीएल भी देते हैं, या दोनों की तैयारी में बहुत ज्यादा अंतर है? सर, एक्चुअली अंतर तो मैं नहीं कहूंगा कि एग्जाम की प्रेपरेशन में कोई अंतर है, अंतर आता है आपके फोकस को रिटेन करने के टाइम इंटरवल में, क्योंकि प्री का हम्म। एग्जाम ऑलमोस्ट सेम होता है, वही क्वेश्चंस आते हैं, बट नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होते हैं सीजीएल में वो रिड्यूस्ड कर दिए जाते हैं, दे आर एक्चुअली हाफ ऑफ व्हाट कम्स इन सीपीयू। हम्म। सीपीयू में 2 घंटे का पेपर होता है, 200 क्वेश्चन आते हैं, जबकि यहाँ पे 100 क्वेश्चन ही हमें अटेम्प्ट करने होते हैं सीजीएल में 1 घंटे के अंदर। तो सीपीयू की अगर आपको तैयारी करनी है और सीजीएल की तैयारी करनी है तो आपको जो कॉन्सेप्ट्स होंगे, टॉपिक्स होंगे, वो एग्जैक्टली सेम होने वाले हैं, इवन टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी सेम होते हैं, बट जो अंतर है वो ये है कि वहां पे आपको 2 घंटे तक फोकस्ड रहना होगा, जो कि पहले एसएससी में हुआ करता था। ये 2017 के बाद ही आई थिंक 16 में जाके पैटर्न चेंज हुआ है, अदरवाइज पहले सीपीयू और सीजीएल दोनों का एक जैसा प्री का एग्जाम हुआ करता था, अब ये चीज हम्म। बदल गई है। अच्छा अरुण, एक चीज और कि कितने लोग बैठते हैं? जैसे हम लोग सीजीएल के नंबर्स को ज्यादा फॉलो करते हैं कि भाई 15 लाख लोगों ने फॉर्म भरा, 20 लाख लोगों ने फॉर्म भरा, सीपीओ में हर साल कितने लोग फॉर्म भरते हैं लगभग?
सर सीपीओ में भी सेम नंबर ऑफ कैंडिडेट्स फॉर्म भरते हैं, क्योंकि एग्जैक्टली होता क्या है कि सीपीओ का जनरली पेपर जो है वो सीजीएल के थोड़ा सा पहले कंडक्ट करवा दिया जाता है एसएससी द्वारा। तो इस वजह से बच्चे ट्राई करते हैं कि हम एग्जाम का जो हॉल का एक्सपीरियंस होता है वो गेन करने के लिए एसएससी का फॉर्म भर देते हैं। अगर हमारा क्लियर हो जाता है तो हम फिजिकल या आगे की तैयारी नहीं करेंगे, दैट्स नॉट एट ऑल इम्पोर्टेंट, बट हमको एग्जाम हॉल का जो है एक्सपीरियंस हो जाएगा। इस वजह से जो नंबर ऑफ फॉर्म्स होते हैं वो सेम होते हैं, और इवन यू कैन से कि नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स जो भी होते हैं वो भी काफी हद तक लगभग सेम ही होते हैं एसएससी सीपीओ में भी। ये काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट है। तो इसका मतलब ये भी मैं समझूं अरुण कि जितने लोग पहला स्टेज निकालते होंगे, उसमें सारे जी लोग शायद फिजिकली फिट ना हो कि वो फिजिकल निकाल पाएंगे। एग्जैक्टली सर, मोस्ट ऑफ द पीपल ऑप्ट आउट ऑफ दैट फिजिकल एग्जामिनेशन जस्ट बिकॉज, क्योंकि उनको लगता है कि या तो हम बाहर हो जाएंगे या फिर हमारी जो सीजीएल की प्रेपरेशन है उससे हम डिफोकस्ड हो जाएंगे यू कैन से। तो इस वजह से भी लोग बाग फिजिकल का जो एक्सपीरियंस है एग्जाम है उसको अवॉइड कर देते राइट। अरुण, अब मैं थोड़ा तैयारी के फेज में आऊंगा, फिर से मैं वापस आऊंगा क्योंकि मुझे जॉब प्रोफाइल में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। मैं चाहता हूँ कि हैं। इस ओके वीडियो को सर। देखने के बाद कैंडिडेट्स को कोई कंफ्यूजन ना रहे कि सीपीओ में क्या क्या पॉसिबिलिटी है, क्या नहीं है। तैयारी आपने कैसे ओके। शुरू करी अरुण? आपका ग्रेजुएशन कब पूरा हुआ? आपकी बेसिक एजुकेशन कैसे हुई? थोड़ा सा ब्रीफ में बताएं कि 10th आपने किस ओके मीडियम में सर। किया और कहाँ से किया? ओके सर। Actually, sir, I have done my up to 12th class studies in my hometown itself, that is in Hindon City, Karoli, Rajasthan. हम्म। और मैंने ये सब हिंदी मीडियम से ही किया है। 2011 दैट इज 2011 में मैंने 12th पास करी थी साइंस से। उसके बाद मैंने 2012 से 2016 तक बीटेक किया एसकेआईटी जयपुर से। आई एम एन मैकेनिकल इंजीनियर। इंजीनियरिंग करने के बाद मैंने जॉब करी प्राइवेट कंपनी एमएनसी में। फिर वहां से जॉब छोड़ने के बाद मैंने एसएससी के लिए अपना टाइम डिवोट करने का सोचा, और हम्म। यहाँ आकर मैंने एसएससी सीपीओ को अपना टारगेट बनाया। और यहाँ पे आकर सीपीओ को टारगेट बनाने के बाद मैंने अपनी पढ़ाई जारी रखी, एग्जाम पोस्टपोन हुआ। ये सब चीजों से स्ट्रगल करते हुए निकलने के बाद आज मैं आपके सामने हूँ, वेयर आई कैन से दैट आई हैव स्कोर्ड प्रीटी गुड एंड आई हैव डन जस्टिस टू माय टाइम दैट आई दैट्स हैव वंडरफुल, इन्वेस्टेड। वंडरफुल। राइट। एक अरुण सवाल है कि नॉर्मली लोग चलिए बीटेक करते हैं, बीटेक करने के बाद उनका मेन फोकस अगर शिफ्ट होता है इधर, तो या तो बैंकिंग में जाना है या सीजीएल में जाना है। तो एग्जैक्टली सर। आपका ये बड़ा पिन पॉइंटेड क्लियर था कि मेरे को वर्दी चाहिए, ठीक है, तो मुझे सीपीओ में जाना है। हाँ सर, ये जरूर था। दैट्स वंडरफुल, वंडरफुल। राइट। तो अरुण, तैयारी कैसे की आपने? क्या प्रोसेस था? कोचिंग ज्वाइन करी या कैसे तैयारी शुरू हुई? सर इसके लिए सबसे पहली चीज जो मैंने करी थी वो था कि मैं जयपुर गया अपने दोस्त के पास। वहां पे मेरा एक दोस्त रहता था, और ये चीज मेरे साथ हमेशा पहले से होती रही है कि मैंने और भी काफी सारे एग्जाम्स अटेम्प्ट किए थे, और मैं हर बार उनमें लास्ट में जाके फेल हो जाता था। और मैं ये चीज फिगर आउट नहीं कर पाता था कि किस वजह से मैं पीछे रह रहा हूँ, किस वजह से फेल हो रहा हूँ। सो इस वजह से मेरा दोस्त मुझे हमेशा इस बात के लिए फोर्स करता था कि तू ट्राई कर, कहीं कोचिंग ले, ताकि तुझे प्रॉपर जो मेथोडोलॉजी है उस एग्जाम के बारे में वो समझ में आए। उसके बाद यू विल एबल टू डिफरेंशिएट कि कहाँ सही चीजें क्या थी और तू कहाँ पे लैग कर रहा था। इस वजह से जब मैं जयपुर गया तो मेरे फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट किया कि अपन 2-3 लोगों से पूछते हैं जो पहले से यहाँ पे कोचिंग कर रहे हैं। और उन्होंने हमको बताया कि जयपुर में एक कोचिंग थी, नियोन क्लासेस करके, कि यहाँ पे काफी अच्छी क्लासेस ली जाती हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक स्पेशल चीज है कि यहाँ पे थोड़ा कोचिंग का जो पॉलिटिक्स है उससे आप दूर रहोगे। इससे दूर रहने की वजह से आप पढ़ाई पे ज्यादा फोकस कर पाओगे। और ये चीज दोस्तों को पता थी कि इसका इंग्लिश है थोड़ा सही है स्पोकन, तो इसको यहीं से करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा इंग्लिश का जो माहौल है वो थोड़ा ज्यादा जीनियल है, वहाँ पे आप जल्दी ग्रो कर सकते हो। तो इस वजह से दोस्तों ने मुझे सजेस्ट किया कि आप यहाँ पे कोचिंग ज्वाइन करिए। मैंने वहाँ पे कोचिंग ज्वाइन करी। और कोचिंग ज्वाइन करने के बाद सर ये था कि एक्चुअली हुआ क्या था कि मैंने काफी सारे दूसरे एग्जाम्स दिए थे। उसके बाद ये था कि यार अपन यहाँ पे फेल हो रहे हैं तो अपन को कोई ना कोई जॉब सिक्योर कर लेनी चाहिए। और सबसे फास्ट जो जॉब प्रोवाइड कराता है दैट इज बैंकिंग सेक्टर। सो मैं कोचिंग गया, मैंने जाके पूछा कि सर मुझे बैंकिंग की कोचिंग करनी है, और मैंने अपनी फीस भी जमा करा दी बैंकिंग के लिए। मैं बैंकिंग की कोचिंग करना शुरू भी कर चुका था। फिर मुझे कुछ दिन बाद अपना एक कलीग मिला जो कॉलेज में मेरे साथ था। उसने मुझे बताया कि अभी-अभी 10 दिन पहले ही मैं एक एग्जाम देकर आया हूँ सीपीओ का, और हो सकता है मेरा सिलेक्शन हो जाए उसमें।
तो मैंने उसे पूछा कि ये एग्जाम होता है क्या है, किसके लिए होता है? तो उसने मुझे बताया कि ये ऐसे-ऐसे डिफेंस फोर्सेस में जाने के लिए होता है। तो मेरा अचानक से फिर से वही जो वर्दी के लिए प्यार था वो फिर से जाग गया कि यार फिर से अपन को एक रास्ता मिल रहा है जाने का, अभी लाइफ खत्म नहीं हुई है। सो इस वजह से मैंने बैंकिंग को बिल्कुल साइड में रख दिया। मैं क्या अब अपने को करनी ही सीपीओ है, क्योंकि यहाँ पर अपन को अपनी जो एफर्ट्स हैं उनके प्रोपोर्शनल रिजल्ट मिलने वाले। यहाँ पे इंटरव्यू जैसी कोई चीज नहीं है जिसकी वजह से मैं बार बार फेल हो रहा था। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला था, जितना एफर्ट डालोगे उतना ही आउटपुट मिलेगा। इस वजह से मैंने कोचिंग ज्वाइन करके अपने आप को फोकस्ड कर दिया बहुत अच्छे से। और ये चीज जो थी फोकस करने वाली, ये हमको कोचिंग के पहले दिन बताई गई थी सर। उन्होंने हमको एग्जाम्पल दिया था कि एक कागज सालों साल आग में, सूरज की रोशनी में पड़ा रहता है पर वो कभी आग नहीं पकड़ पाता। बट जब कोई लेंस जैसी कोई चीज जो अपने एफर्ट्स को सूरज की जो किरणें हैं उनको फोकस कर दे, तो विद इन मोमेंट्स आप उसमें आग लगा देते हो। ये चीज बहुत ज्यादा मैं इस चीज से रिलेट कर पाया था, और इस यहीं से मेरा जो फोकस की जो चीज थी कि मुझे डेविएट नहीं करना है किसी भी तरफ, भले ही सीजीएल हो और कोई एग्जाम आ जाए, बट आई विल नॉट डेविएट माई फोकस। ये मेरा शुरू से और लास्ट तक एम रहा, जिसकी वजह से मैं फोकस कर पाया और इतने अच्छे रिजल्ट्स निकाल पाया। वेरी नाइस। सो जो सब्जेक्ट्स हैं आपके वो चारों वही हैं, राइट? मैथ्स है, इंग्लिश है, रीजनिंग है, जीए है, राइट? सो इनकी तैयारी हाँ सर। आपने किन-किन किताबों से करी? थोड़ा-सा अगर बताएँगे अरुण तो अच्छा रहेगा, एक-एक करके। सबसे पहले कि जी आपने सर। लेट्स से मैं शुरुआत करता हूँ जनरल अवेयरनेस से। इंजीनियर जनरल अवेयरनेस से ओके यूजुअली सर। कमजोर होते हैं, राइट? हिस्ट्री, यस पॉलिटी, सर। ज्योग्राफी, राइट? तो कैसे आपने हाँ सर, उसकी मैं भी तैयारी उन्हीं में शुरू से करी? हूँ सर। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो कैसे आपने इसकी तैयारी करी? कैसे आपने इसको प्लान किया कि भाई मेरे को ये जीए ऐसे तैयार करना है? सर इसके लिए मेरा शुरू से और लास्ट तक बस यही रहा कि मैं ये जानता था कि ये मेरी कमजोरी है, तो मुझे ओवर स्मार्ट नहीं बनना है। जितना मुझे बताया जा रहा है, कोई एक पहले ऐसा गाइड ढूँढूँ, ऐसा मेंटर देखूँ मैं जो मुझे प्रॉपर्ली गाइड कर सके। तो इसके लिए मुझे एक जो बिल्कुल क्वालिफाइड टीचर मिले थे, वो एक्चुअली आरएएस में सिलेक्टेड थे, दैट इज़ राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। तो उन्होंने, जब मैंने उनको मेंटर के रूप में देखा, मैं कहा यार टीचर भी अच्छे से वेल क्वालिफाइड हैं, तो होगा, ये मिसगाइड तो नहीं करेंगे। तो इस वजह से उन्होंने हमको कोचिंग में जो हमारी क्लासेस थी, नोट्स प्रिपेयर करवाए थे अच्छे से। आई डिसाइडेड टू स्टिक विद दोज ओनली। सो ओके, जो भी स्टैटिक अपना पोर्शन होता है, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, जियोग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, इन टॉपिक्स के लिए मैंने डिसाइड किया कि मैं सिर्फ कोचिंग के मटेरियल से ही स्टिक करूंगा। और मैं आज भी बता देता हूँ, मुझे जो मेरी कॉपी है नोट्स की, उसके अलावा कुछ नहीं आता है जीके में सर। हुँ, मैं, हुँ। और अब तो मैं उस कॉपी भी भूल गया हूँ, काफी टाइम हो गया है उसको देखे हुए। कितने कितने तो मार्क्स आपके जीए में आए, अरुण? सर सीपीओ में सर मेरा स्कोर था 27, और हुँ, इसके अलावा सीजीएल में मेरा स्कोर था सर 33। ओके जीएस में, वेरी गुड, वेरी गुड। जी सर। सो ये और इसके आपने बड़ा अलावा सर लिमिटेड एक पोर्शन और था जो मैं आपको बताना चाहूंगा। हुँ, एक हुँ, करंट अफेयर्स का सेक्शन और होता है सर। हुँ, करंट अफेयर्स का जो सेक्शन है वो बहुत ज्यादा वाइटल हो गया है रिसेंट एग्जाम्स में, एसएससी के में, क्योंकि एक यू कैन से मेजर चंक आता है वो जीएस पोर्शन का, वो करंट अफेयर्स से उठकर आता है। उसके लिए मैंने रिलीजियसली जो स्टडी आईक्यू वाले गौरव गर्ग सर हैं उनके वीडियोस को फॉलो किया था, और उनमें से मैं डेली अपने नोट्स बनाता था। तो ये जो पोर्शन था, यहाँ से मैंने अपना स्टैटिक वाला पोर्शन कंप्लीट कर लिया, जो अपना हिस्ट्री पॉलिटी वगैरह हो गए। करंट अफेयर्स वाला पोर्शन मेरा कंप्लीट हो गया था। फिर जो पोर्शन बचता था दैट वाज साइंसेस, बेसिक साइंसेस। उसके लिए इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से होने की वजह से फिजिक्स और केमिस्ट्री में तो मुझे ज्यादा एफर्ट्स डालने नहीं पड़े। बट बायोलॉजी एक ऐसा सेक्शन था जिससे मुझे शुरू से डर लगता था सर, और उसमें मेरी हेल्प करी थी मेरी गर्लफ्रेंड ने। ओह उन्होंने ग्रेट! मुझे पहली बार किसी टॉपर पूरा ने बोला कि उसकी गर्लफ्रेंड है और खुद ही बोला, बहुत अच्छी बात है। और इस पे मैं आपसे अलग से सवाल करूँगा, ठीक है? वरना लोग आई एम पूछने के ओपन टू बाद भी दैट सवाल का जवाब नहीं देते हैं, ठीक है? दैट्स ग्रेट। हुँ, हुँ। ओके सर। सो मेरी गर्लफ्रेंड ने इस चीज में लेके, एक्चुअली ही शी इज अ ग्रेजुएट फ्रॉम बायोलॉजी इटसेल्फ, बीएससी है वो बायोलॉजी से। उन्होंने मुझे बायोलॉजी वाला पोर्शन कंप्लीट करवाया था, हुँ, पढ़ाया, बेसिकली सारी नॉलेज दे दी कि ठीक है ऐसे ऐसे होता है। और उसके बाद जो बाकी का जो पोर्शन था रिवीजन करने का, उसको मींस नॉलेज को एब्जॉर्ब करने का, वो काम मेरा था। वो चीज मैंने यूट्यूब के थ्रू, एनिमेटेड वीडियोस के थ्रू करी, और इस तरीके से मेरा पूरा जीएस का पोर्शन ऑल राउंड डेवलप हो गया।
वेरी गुड, वेरी गुड। एक चीज़ अब यहाँ पर एक सवाल मेरा ये है कि जीए जीए में रिवीजन का कितना रोल होता है अरुण? क्योंकि जीए में क्या होता है फैक्ट्स कई बार भूल जाते हैं। सो डिड यू जी केप्ट सर। रिवाइजिंग इट एवरी वीक, मंथली क्या फ्रीक्वेंसी थी आपकी रिवीजन की? सर, इसके लिए मैंने अलग-अलग सेक्शंस के लिए अलग-अलग स्ट्रैटेजी डिवाइस करी थी। सबसे पहले मैं बताता हूँ कि ये जो अपना हिस्ट्री पॉलिटी वाला स्टैटिक पोर्शन है, इसके लिए मैं क्या करता था। इसके लिए सर मेरा ये था कि मैं कॉपी रख के बैठ जाता था अपने सामने। आज मैं कॉपी को पढ़ता और उसमें से जो-जो फैक्ट्स होते हैं, नंबर्स होते हैं, उनको मग अप करने के लिए मैं लिख-लिख कर याद करने की कोशिश करता था। ऐसा करने के बाद अगले दिन जब मैं उसी कॉपी को, टॉपिक को लेके बैठता था, तो मुझे आगे पढ़ना होता था। डेली मैं पढ़ता था। तो डेली में मैं जब पिछला मैंने जो पढ़ा था लास्ट नाइट, उस चीज़ को पढ़ने के लिए मैं अपनी रफ में मेंटली लिखने की कोशिश करता था कि मैंने कल क्या-क्या पढ़ा और उसमें से फिर कुछ चीज़ें मिसिंग होती थी, क्योंकि सारा तो याद नहीं रह पाता। तो फिर उन चीज़ों को मैं फिर से देखता था कि ठीक है, मैं क्या भूल गया हूँ और उस चीज़ का अपने दिमाग में एक मेंटल नोट बना लेता था कि ठीक है, तू ये चीज़ भूल रहा है और अगर ये चीज़ एग्ज़ाम में आ गई तो तू गया काम से। तो ये चीज़ थी कि जो मुझे इस बात के लिए फ़ोर्स करती थी कि ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, अगर ये चीज़ एग्ज़ाम में आ गई, तो बेकार हो जाएगी सारी मेहनत। इस वजह से धीरे-धीरे जो चलता रहा, आई डोंट नो एक्चुअली कि हाउ मेनी टाइम्स आई हैव रिवाइज्ड दैट कॉपी। हुँ, मैंने हर बार मीन्स ये था कि साइकिल जब तक एग्ज़ाम नहीं हो गया, ये साइकिल चलता ही रहा, शुरू से लास्ट तक कि एक बार सब्जेक्ट कॉपी शुरू से लास्ट तक खत्म हो गई, फिर से शुरू कर देंगे शुरू से, फिर खत्म हो गई, फिर से शुरू कर दिया शुरू से, मीन्स रुकना नहीं है, बस रिवाइज़ करते रहो जब तक एग्ज़ाम ना हो। बिल्कुल, तो बिल्कुल। रि रिवीज़न बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, जबकि करंट अफ़ेयर्स वाले सेक्शन में ये था सर कि मैं वीकली रिवाइज़ किया करता था। इवन जो गाइड थे, मेंटर थे हमारे स्टडी आईक्यू वाले गौरव गर्ग सर, वो बोलते थे कि संडे इज़ रिवीजन डे। तो जब भी संडे आता था तो हम लोग रिवाइज़ किया करते थे और वो यू कैन से कि कुछ पेपर सॉल्व करवाते थे जो रिसेंटली हुए हैं। तो वहाँ पर भी हमको हमारा जो नॉलेज है वो टेस्ट होता रहता था। अगर एग्ज़ाम के क्वेश्चन्स हम सॉल्व कर पाते थे तो देन वी यूज्ड टू फील वेरी गुड कि हम पीसीएस के तक के पेपर सॉल्व कर पा रहे हैं। सो इस चीज़ ने बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिया था और जीएस के पोर्शन में मैं ऐसे था लास्ट में जब मेरा एग्ज़ाम हुआ कि जो मैंने पढ़ा है अगर उसमें से आ गया तो 100% था कि मैं एग्ज़ाम के क्वेश्चन को गलत नहीं करके आऊँगा। क्योंकि मैं हुँ, चीज़ों को इतनी बार रिवाइज़ कर चुका था। वेरी गुड, नाइस, नाइस। अरुण एक चीज़ अब अगला प्रश्न जो मेरा है वो रीज़निंग के सेक्शन को लेके है कि रीज़निंग के सेक्शन की तैयारी कैसे आपने जी करी? सर। क्या प्लानिंग थी? क्योंकि रीज़निंग का सेक्शन 2 लोग कहते हैं आसान होता है बट स्टिल उसमें हाई स्कोर करने के लिए यू नीड टू पुट जी एफर्ट, सर, है ना? सो कैसे एग्ज़ैक्टली। आपने रीज़निंग की तैयारी करी? सर रीज़निंग के लिए सबसे पहली चीज़ तो ये थी जो मैंने करी कि मैं जब सीख रहा था, उस वक़्त मैंने भागम-भाग मचाने की कोशिश नहीं करी। सब बोलते हैं कि रीज़निंग ईज़ी है, ईज़ी हाँ, ठीक है ईज़ी है, बट यू आल्सो नीड टू गिव फोकस योर अटेंशन टू दैट सब्जेक्ट एज़ वेल क्योंकि वो भी 50 नंबर तो कैरी करता ही है और आप वो 50 मार्क्स चाहे मैथ्स में ले लो, इंग्लिश में ले लो या रीज़निंग में ले लो, आपको हुँ, मार्क्स से मतलब होना चाहिए ना कि किस सब्जेक्ट के मार्क्स हैं ये। सो मैटर तो वही चीज़ करती है। इसलिए मैंने जो रीज़निंग का पोर्शन था, उसपे सबसे पहले तो ये किया कि मैंने अपनी लर्निंग जो थी कोचिंग में जो पढ़ाया जा रहा था, सिखाया जा रहा था, उसके ऊपर मैं थोड़ा ध्यान देता था। ऐसे नहीं कि रीज़निंग ईज़ी है तो बस जाने दो इसको कुछ भी पढ़ा रहे हैं सर। और स्पेशली जो टॉपिक्स थे जैसे कि अपने कैल क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स हो गया और इसके अलावा सिलोगिज़्म हो गया, जो टॉपिक्स ऐसे होते हैं कि आउट ऑफ थोड़ा हट के होते हैं लीग से, उनको सीखने के लिए मैंने अपने नोट्स भी बनाए थे और उन पे काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स भी लगाए थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स भी सॉल्व करे थे साथ में। इसके अलावा लास्ट में फिर एक बार सिलेबस खत्म करने के बाद ये रहा कि सिर्फ मॉक टेस्ट अच्छे से देने हैं और अगर मॉक टेस्ट में कोई टॉपिक वीक लगे, जैसे कि पता चल रहा है कि ठीक है मुझसे इस पोर्शन के, इस टॉपिक के क्वेश्चन्स नहीं हो पा रहे हैं या मैं गलत कर रहा हूँ, तो उसको मैं फिर से पढ़ता था। उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे या फिर कहीं से यूट्यूब से किसी सोर्स से हेल्प लेंगे, जिसने भी अच्छा पढ़ा रखा होगा। तो रीज़निंग में बस ये था कि जहाँ-जहाँ पे आप अपनी कमियाँ हैं उनको फाइंड आउट करो और उनको पॉलिश करो। और इस तरीके से रीज़निंग विदिन टाइम आराम से कंप्लीट हो गया था सर। वेरी गुड। तो रीज़निंग में अरुण जो क्वेश्चन टाइप्स होते हैं वो सीजीएल वाले ही होते हैं? या जैसे मैथ्स के सेक्शन में सीपीओ में स्टैटिस्टिक्स पूछी जाती है, ठीक है? जी। तो कैसे रीज़निंग में भी कुछ चीज़ें हैं जो अलग हैं या सब कुछ सेम है, सीजीएल वाला ही है? सर सब कुछ सेम है। इवन आई वुड से कि जितने भी एसएससी के जो सारे एग्ज़ाम्स हैं, यू कैन से सीएचएसएल, सीजीएल सब में जो चीज़ें पूछती है एसएससी वो सेम ही होती हैं। बस थोड़ा हुँ, लेवल में अप डाउन होता रहता है कि अगर ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम है तो थोड़े अच्छे क्वेश्चन्स आएँगे।
अगर एमटीएस का एग्जाम है थोड़ा, तो उसमें क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा हल्का रखा जाता है। आसान होगा, बस ये राइट, रहता राइट। है, अदरवाइज टाइप ऑफ क्वेश्चन सेम ही रहता है। और इंग्लिश की तैयारी आपने कैसे करी? क्योंकि इंग्लिश सीपीयू में सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, प्रीलिम्स या में भी आता है, मेंस में भी आता है, ठीक है? तो जी। मेंस में कितने मार्क्स की इंग्लिश होती है? 200 मार्क्स की या फिर कम की होती है? हाँ सर, 200 200 का मार्क्स ही की। होता है सर। जी। यानी हम ऐसे कह लें कि सीजीएल के एग्जाम में से मैथ्स को काट दो अगर, तो वो टीयर 2 हाँ, सीपीओ तो वाला हो अब गया। ठीक है। एग्ज़ैक्टली सर। तो कैसे आपने तो इंग्लिश की उसके तैयारी लिए करी सर अरुण? मैं आपको बताऊँगा। हुँ, जी सर। सो इंग्लिश के लिए सर मेरा ये भी मैं आपको बताऊँगा कि फ़ोकस, जैसे मैंने आपको बताया, वो मेरी जो सबसे काम का हथियार रहा है मेरा पूरी प्रिपरेशन के फेज़ में, दैट वाज़ फ़ोकस। फ़ोकस इन द सेंस कि मुझे और मटेरियल पे इधर-उधर भागना नहीं। जो मटेरियल मेरे पास है, वो क्वालिटी मटेरियल होना चाहिए, दैट आई अश्योर्ड। सबसे पहले ये चीज़ अश्योर करी मैंने कि मटेरियल क्वालिटी वाला होना चाहिए, और ये चीज़ वेरियस सोर्सेज़ से, जैसे भी मैंने आउटपुट देखे थे, रिव्यूज़ देखे थे, लोगों से पूछा था, फ्रेंड से, तो सबने ये कहा कि बहुत अच्छा मटेरियल है जो कोचिंग में प्रोवाइड करवा रहे हैं तुमको। तो वहाँ से हमको जमवर्ल्ड के लिए बुक प्रोवाइड करवाई गई थी। इसके अलावा इडियम्स वगैरह के लिए अपने स्पाइरल नोट्स दिए गए थे, और एक क्लोज टेस्ट के लिए भी बुक प्रोवाइड करवाई गई थी। इसके अलावा ग्रामर का जो पोर्शन था उसके लिए हमको अपनी स्पाइरल प्रोवाइड करवाई गई थी। तो ये बताया था फ्रेंड्स ने कि इसके बाहर कुछ नहीं आएगा, तू फालतू में इधर-उधर भटकने से बढ़िया है कि इन्हीं को फोकस कर ले, और तू इतना पढ़ेगा यार, अगर इसमें से भी नहीं आएगा तो फिर कहाँ से आएगा? तू भी तो देख, थोड़ा कॉमन सेंस यूज़ कर। तो मैं कहा हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं सब लोग, और फिर कोचिंग से टॉपर्स भी निकले थे, वो भी यही चीज़ सजेस्ट कर रहे थे कि इनसे ही स्टिक करना, मटेरियल पे ही इधर-उधर मत भागना। ठीक है, अपन को मटेरियल मिल चुका था। अब मटेरियल पे सर शुरू से लास्ट तक ये रहा मेरा। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि जो एसएससी सीजीएल का 2017 वाला एग्ज़ाम था, वो हुँ, भी सर मेरा किसी तरीके से प्रीलिम्स उसका क्लियर हो गया था। क्योंकि थोड़ा पेपर देने के तरीके थे, तो ऐसे था कि स्किपिंग थोड़ा ठीक-ठाक तरीके से आती थी। तो बेसिक-बेसिक क्वेश्चन्स जो आते थे वो कर-करा के कट ऑफ से 10-5 नंबर ऊपर आ गए, और एग्ज़ाम क्लियर हो गया। तो इस वजह से मुझे मेंस देने का मौका मिल गया था। तो जब मैं अपनी प्रिपरेशन कर रहा था एसएससी सीपीओ के लिए, तो मेरे पास ये था कि अगले साल मुझे सीपीओ का पेपर तो देना ही है, तो वहाँ पर भी इंग्लिश आएगी। तो अपन इस बार का जो मेंस का एग्ज़ाम है सीजीएल 17 का, इसको थोड़ा फ़ोकस करके देते हैं, अच्छी तैयारी से देते हैं, क्योंकि अपन को एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो इस वजह से मैंने जो 17 का एग्ज़ाम था, उसके लिए अच्छे से खुद को तैयार किया, और मैं जब एग्ज़ाम देने गया, तो वहाँ पे मैंने फ़ील करी ये चीज़ कि आई वाज़ नॉट एट ऑल, मैं पैनिक नहीं किया बिल्कुल भी। पेपर काफ़ी ईज़ी लग रहा था, और जब रिज़ल्ट्स आए तो पता चला आई वाज़ एबल टू स्कोर 170 इन इंग्लिश इटसेल्फ। सो म फ्रेंड्स थे वो काफ़ी हैप खुश थे, यू कैन से कि सबको धक्का भी लगा था कि ऐसा कैसे हो गया, इसने अभी तो तैयारी करना शुरू भी किया था। तो ये सब चीज़ हो पाई थी फ़ोकस की वज़ह से, क्योंकि मैंने जो अपना मटेरियल था, अब मैं पर्टिकुलरली सेक्शंस के बारे में बता देता हूँ, कि ग्रामर का जो पोर्शन था, उसके लिए मैंने अपने जो कोचिंग के नोट्स थे, उनको ही बार-बार पढ़ा सर। हुँ, उसमें ये रहता था कि मैं नोट्स को, जैसे आज एक बार में 20-25 रूल से ज़्यादा मैं पढ़ नहीं पाता था सर, क्योंकि माइंड की एब्ज़ॉर्ब करने की लिमिट होती है, और उसको मैं बहुत ज़्यादा रखता था अपने ध्यान में कि अपन को टाइम वेस्ट नहीं करना है, अगर पढ़ाई कर रहे हैं, तो एफिशिएंट पढ़ाई करनी है, ऐसे नहीं कि बस लेके बैठे हैं, कोई आउटपुट निकल नहीं रहा। बेटर है कि सब्जेक्ट चेंज करो, उसको पढ़ो, थोड़ा इंटरेस्ट बनेगा, तो आपका आउटपुट भी निकलेगा। तो इस वजह से मैं 20-25 रूल ही ग्रामर में 1 दिन में पढ़ पाता था। ये करने के बाद ये प्रोसेस लास्ट तक चलता रहा। आई डोंट नो एक्ज़ैक्टली हाउ मेनी टाइम्स डिड आई रिवाइज़ दो नोट्स, जाने कितनी बार नोट्स को रिवाइज़ किया सर। उसके अलावा जो प्रैक्टिस के क्वेश्चन्स थे, वो उन नोट्स में प्रॉपर्ली अवेलेबल नहीं थे, क्योंकि नोट्स में नंबर ऑफ जो प्रैक्टिस क्वेश्चन्स थी वो कम थी। इसके लिए मैंने एसपी बख्शी जो बुक आती है अरिहंत पब्लिकेशन की, उसके जो टॉपिक वाइज़ क्वेश्चन्स थे उनको सॉल्व किया ग्रामर के। फिर अपन पर्टिकुलर पोर्शन पे आ जाते हैं, जमवर्ल्ड और क्लोज टेस्ट। इसके लिए मैं डेली करता था कि डेली जमवर्ल्ड के 10 या 15 क्वेश्चंस में रात में सोने से पहले सॉल्व कर लेता था। उसमें मुश्किल से 10-15 मिनट लगते थे। ये मैंने डेली का फिक्स कर रखा था कि मैं 10-15 क्वेश्चन ही करूंगा, बट उनको थोड़ा सीरियसली कर लूंगा। और डेली 10-15 क्वेश्चन कोई ज्यादा भारी भी नहीं लगता था, तो आराम से ऐसे कर करके मैंने जो जमवर्ल्ड की बुक थी उसको भी 2-3 बार सोल्व कर लिया था। इसी तरीके से क्लोज टेस्ट की बुक थी, उसको मैं सर, क्योंकि क्लोज टेस्ट में मैं थोड़ा स्ट्रॉन्ग फील करता था, क्योंकि थोड़ा नॉवेल्स वगैरह पढ़ने की आदत थी, तो इस वजह से ये रहता था कि वर्ड्स को जज कर पाते थे अच्छे से कि कौन सा वर्ड प्रॉपर है, क्योंकि देखा हुआ होता था मोस्टली वर्ड कि
मोस्टली किस वर्ड को राइटर्स कैसे यूज करते हैं, तो उसकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी बन गई थी। तो क्लोज टेस्ट के लिए अलग से ज्यादा एफर्ट डालने की कोशिश नहीं करी, क्योंकि रिजल्ट्स आ रहे थे ऑलरेडी। बट वोकैब का जो पोर्शन था उस पे मैं कहूंगा कि बहुत क्रूशियल था। मैंने उसके लिए लोगों को मैंने बहुत ज्यादा भटकते देखा है सर, वोकैब के पोर्शन के लिए, क्योंकि वोकैब एक ऐसा पोर्शन है जिसमें जब बच्चे तैयारी करने जाते हैं तो वो चीजों को डायरेक्टली मगअप करने की कोशिश करते हैं, और नो मैटर हाउ मच आवर टीचर्स ट्राई, दे एंड अप मेकिंग थिंग्स समवॉट यू कैन से हैपेजार्ड। क्योंकि टीचर्स चीजों को ये चीज थोड़ा पता नहीं भूल जाते हैं, क्या होता है कि वो चीजों को फैक्ट्स की तरह बोलने लगते हैं। एक वर्ड बताएंगे उसके साथ ही 50 वर्ड्स और बता देंगे, तो बच्चे का माइंड कंफ्यूज हो जाता है एकदम से। कुछ बच्चों के लिए जो मतलब वर्ड्स को पहचानते हैं उनके लिए ये चीजें अच्छी हो सकती हैं, क्योंकि वो वर्ड्स को समझते हैं कि ठीक है क्या वर्ड बोल रहे हैं। बट एक नया स्टूडेंट आया है, उसको पहले ही एक वर्ड का मतलब नहीं पता, और आप उसके साथ साथ उसको 50 वर्ड्स और बता रहे हो, उसको उनका भी मतलब याद करना पड़ेगा। तो इस चीज से मैं बच के निकला, वो था नॉर्मन लुइस की वर्ड पावर मेड इजी की वजह। मेरा एक फ्रेंड था जो जीआरई की प्रिपरेशन कर रहा था। तो जीआरई में आप जानते हो कि बाहर जाने के लिए आपको मीन्स अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग किसी कंट्री में जा रहे हो, तो आपका जो इंग्लिश है कम से कम इतना वोकैब तो स्ट्रांग होना ही चाहिए कि आप बाहर जाओ तो अपने डेली रूटीन के काम कर पाओ, आप कहीं अटको नहीं। तो उसने मुझे सजेस्ट किया था कि भाई हमें हमारी कोचिंग में भी ये बुक पढ़ाते हैं, वो बोलते हैं कि ये बुक अगर तुमको आ गई ना तो तुम आराम से जीआरई का पेपर क्रैक कर लोगे। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है। तो इसी वजह से मैंने भी उस बुक को फॉलो करना शुरू कर दिया था। और हमको इसके लिए मैं ब्लैटेंटली बोल्डली बोल रहा हूँ बिल्कुल, कि कोचिंग के नोट्स हमको प्रोवाइड करवाए गए थे, ऑल्दो उनमें सब कुछ था, बट आई प्रिफर्ड नॉर्मन लुइस ओवर दोज नोट्स। और वोकैब के लिए मैंने नॉर्मन लुइस की बुक के अलावा कुछ भी नहीं किया था। बट जो वो बुक है वो इतनी साइंटिफिकली डिजाइंड किताब है कि अगर जैसे जैसे आप बुक में बोला गया है उस चीज को फॉलो करते हो रिलीजियसली, और बुक को 4-5 बार अच्छे से पढ़ लेते हो, तो आपको ऐसा कोई भी पोर्शन नहीं रहेगा जहां पे वीकनेस फील होगी। क्योंकि वो आपको एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करवा देती है वोकेबलरी की, कि कैसे वर्ड्स को सीखना होता है। और ये चीज बहुत ज्यादा काम आई मेरे लास्ट में। मैंने लास्ट तक सिर्फ वोकेब के लिए उसी चीज को फॉलो किया था, और इस तरीके से ऑलमोस्ट पूरी की पूरी जो अपनी इंग्लिश का पोर्शन था वो कंप्लीट हो गया था। ये था सो सर। वोकैब के लिए अरुण आपको वर्ड पावर मेडिजी से बेसिक वर्ड्स मिल गए, राइट? जैसे जी कई लोग सर। कहते हैं कि उससे काम चलता नहीं है और वर्ड्स चाहिए होते हैं नए, तो वो नए वर्ड्स कहाँ ये से सब मिलेंगे? ये सब मिथ्याएं हैं सर, ऐसा कुछ नहीं। हम्म। हम्म। एक्चुअली जो एक्सपांडेड वर्जन है उस बुक का, उसमें शुरू में जो एटिमोलॉजिकली हमको सब कुछ समझा रखा है, वहां से हमारे सिर्फ माइंड में ये चीज डेवलप होती है कि वर्ड्स को सीखना कैसे होता है, ध्यान कैसे रखना होता है, क्या चीज ढूंढनी होती है वर्ड्स में। वो उसके बाद वर्ड के पीछे एक डिक्शनरी वाला पोर्शन और दे रखा है सर, एक्सपांडेड वर्जन में। हम्म। उसको मोस्टली जो लोग हैं वो अवॉइड कर देते हैं, ऐसे सोचते हैं कि ये किस काम का है। बट मैंने उस पोर्शन को भी हर बार पढ़ता था, मैं शुरू से लास्ट तक बुक को खत्म करता था। एटिमोलॉजी वाला पोर्शन पढ़ा, वो 47 जो सेशंस दे रखे हैं वो पढ़े। उसके बाद पीछे वाला डिक्शनरी वाले 86 एक्सरसाइजेज हैं, वो भी मैं खत्म करता था। और ये चीज लास्ट में रहती थी कि मैं जब भी कोई एग्जाम देने जाता था एसएससी का, तो मैं वो लास्ट के 86 एक्सरसाइजेस जो थी उनको रिवाइज करता था। मैं अपने जो डेज थे उनको इस तरीके से डिवाइड कर लेता था कि मुझे डेली कितने वर्ड्स करने, उसके हिसाब से मैं वर्ड्स देखता रहता था। और जो जो वर्ड्स मुझे वीक लगते थे कि ठीक है मैं इस वर्ड का मतलब भूल गया हूँ, तो मैं उस वर्ड को अपने अलग से एक नोट्स में नोट कर लेता था। हम्म। तो इस तरीके से जो पूरी वोकेबलरी थी वो मेरी एग्जाम से जस्ट पहले दोबारा से पॉलिश हो जाती थी। राइट। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी आपने किया था अरुण अच्छे से फॉर दिस सेक्शन इंग्लिश? एग्जैक्टली सॉरी। वैसे मैं कहूंगा कि 2017 का एग्जाम देने से पहले मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। जो मैं आपको बता रहा था कि 2017 मेंस में देने चला गया था, तो वहां से मुझे इतना कॉन्फिडेंस तो डेवलप हो गया था कि कोई बात नहीं, मैं कम से कम इतना तो समझता हूँ इंग्लिश के बारे में कि मैं अच्छा स्कोर कर सकता हूँ। बट आई नीडेड टू स्कोर बेटर देन व्हाट आई हैव ऑलरेडी डन। तो इस वजह से मैंने प्रीवियस ईयर पे भी फोकस करना शुरू किया। बट ये किया मैंने जब मैंने प्रीलिम्स का एग्जाम दे लिया था उसके बाद। ओके। प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन देने के बाद मैं ऐसे ही था कि मेरे पास ज्यादा टाइम पढ़ने को कुछ था नहीं, बस इंग्लिश का पोर्शन बचा था। तो इस वजह से मैं जाके और एमबी पब्लिकेशन की जो बुक आती है वहां से मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठाकर ले आया था। और वो जब मैं सॉल्व करने बैठता था
तो मैं उसमें हर पेपर में अपने आप को मार्क्स दिया करता था कि ठीक है, मैंने इस पेपर में इतने स्कोर करे, इस पेपर में इतने स्कोर करे, और ये स्कोर हमेशा वेरी करता रहता था। ऐसा नहीं था कि ऑल्दो आई एम अ टॉपर, मैं कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि मुझे सब कुछ आता है। मुझे बस वो चीज़ें आ गई किसी तरीके से, यू कैन से इट वाज़ माय लक आल्सो। और जैसा कि सुना ही है कि जब आप हार्ड वर्क करते हो तो लक आपके साथ होता ही है। आई जस्ट मेड श्योर कि मैं हार्ड वर्क करूँ, अपने एंड से कोई कमी नहीं रहने देनी थी मुझे। तो इस वजह से ऐसा था कि जो चीज़ें मैंने पढ़ी थी उनके अंदर से पेपर आया था। और ऐसा भी आप लक मानो या कुछ भी कह लो कि हर जगह सीजीएल में भी वो उसकी वजह से मैं स्कोर कर पाया, सीपीओ में भी कर पाया, सीएचएसएल में भी कर पाया। तो प्योर लक तो नहीं था, एफर्ट्स भी थे, जो चीज़ पढ़ी थी वो क्वालिटी की भी थी। तो इस तरीके से मेरे स्कोर भी बहुत कम आते थे, कई बार आते थे। तो इस वजह से होता क्या था कि मैं इस चीज़ को पॉजिटिवली लेता था कि ठीक है, आज कम आया स्कोर, इसका मतलब आज मुझे नई चीज़ें मिल गई पढ़ने के लिए। मुझे पता चल गया कि ठीक है, ये चीज़ें हैं जो मुझे नहीं आती, अब ये और मेरी आर्टिलरी में ऐड होने वाली हैं। इसका मतलब अगर अब इनमें से भी आएगा, तो भी नहीं छोड़ूँगा मैं। तो इस तरीके से मैंने अपना जो डोमेन है उसको धीरे-धीरे बड़ा किया सर, और इस चीज़ से मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिली थी। बिल्कुल। अरुण, बाकी मैथ्स की स्ट्रैटेजी क्या थी आपकी? मैथ्स की प्रिपरेशन में किन-किन रिसोर्सेज़ का आपने इस्तेमाल किया? जी, और जी। क्योंकि मैथ्स का सेक्शन काफ़ी इम्पोर्टेंट सेक्शन है, ये काफ़ी कहते हैं ना एस्पिरेंट्स के बीच में गैप क्रिएट करने वाला सेक्शन है। सो हाँ कैसे जी। आपने इसकी तैयारी करी मैथ्स की? सर मैथ्स के लिए ए ग्रेट पार्ट ऑफ दैट इन्वॉल्व्स यू एज़ वेल। सो ओह! उसमें ये था कि सबसे पहले मैंने जब तैयारी शुरू करी थी, तो कोचिंग के जो नोट्स हमको प्रोवाइड करवाए गए थे, शीट्स दी गई थी बेसिकली, उनमें क्वेश्चन्स थे वो प्रीवियस ईयर के ही थे, सारे के सारे। बट उनमें ये था कि ये चीज़ मैं अभी भी बोल रहा हूँ, ओपनली बोल रहा हूँ बिल्कुल, आई हैव नो हेजिटेशन इन दैट, कि वहाँ पर भी कुछ टाइप ऑफ क्वेश्चन्स थे जो कि नहीं थे उन नोट्स में भी, उन शीट्स में भी। इसकी वजह से मुझे लास्ट में जाके अदर रिसोर्सेज को फॉलो करना पड़ा दैट वर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। बट सीपीयू का जब मैं एग्जाम देने गया था तब तक मुझे यू कैन से कि कोई अदर रिसोर्स को फॉलो करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो मैंने क्या किया था कि सबसे पहले मैथ्स में बेसिक को मैंने बहुत ज्यादा अच्छे से सीखा था सर। जब हमको कोचिंग में सिखाया जा रहा था हर एक टॉपिक के बारे में, तो मैं ये कोशिश करता था कि सबसे पहले तो मुझे बेसिक आना चाहिए इस टॉपिक का, कि ताकि मैं इस चीज को लेके श्योर हो पाऊं कि कोई भी चीज मुझसे छूटेगी नहीं, अगर आएगा तो मैं कर तो दूंगा। तो इस तरीके से ये रहता था कि ठीक है, अपन ने एक लेवल तो अचीव कर लिया है, अब नाउ ऑल यू नीड टू डू इज इम्प्रूव योरसेल्फ। तो क्या करता था कि कुछ इनोवेटिव मेथड जिनको आप भी बहुत ज्यादा यूज करते हैं, जो होता है कि आप बेसिकली जो मैथ्स में आपको मजा जिनकी वजह से आता है, दोज आर बीइंग स्मार्ट। सबसे पहले यू फील समथिंग गुड अबाउट योरसेल्फ व्हेन यू आर एबल टू डू सम क्वेश्चन विद सर्टेन ईज इटसेल्फ, जो दूसरों से अलग बनाता है आपको। तो इसके लिए जैसे अप्रोक्सीमेशन हो गया, कैलकुलेशन के अलग अलग मेथड्स हो गए, जैसे कि डिजिट सम हो गया, ऐसी चीजों को मैं अप्लाई करने की कोशिश करता था। कोई क्वेश्चन लिया, कम से कम ये रहता था हमेशा कि इस क्वेश्चन को एटलीस्ट 4 to 5 मेथड्स पे ट्राई करो कि ये कैसे कैसे हो सकता है। मिक्सचर एलिगेशन लग रहा है, देखो। डिजिट सम से आप कैलकुलेशन को फास्ट कर सकते हो, ट्राई करके देखो। और ऐसे करते करते सर मैंने पूरी अपनी जो कोचिंग में पहली बार जो चीजें सिखाई गई थी उसी टाइम पे इन मेथड्स के बेसिक्स को समझ लिया था कि कैसे कैसे ये जो इनोवेटिव मेथड्स हैं अपने सारे, इनको क्या कैसे काम करते हैं, कब ये काम नहीं करेंगे। जैसे अप्रोक्सीमेशन भी होता है कई बार कि क्वेश्चन के ऑप्शंस देख के आपको डिसाइड करना होता है कि अप्रोक्सीमेशन यूज करें कि ना करें। ऐसी डिजिट सम भी होता है। तो कुछ चीजें होती हैं, वो लिमिटेशंस वगैरह जो होती हैं उनके बेसिक्स आपको मैंने पहली बार में ही देख लिए थे। अब जब मेरे कोचिंग खत्म हो गई, उसके बाद मैं अपने होम टाउन वापस आ गया था। वापस आने के बाद मेरा ये था कि मुझे अपने एफर्ट्स में कोई कमी नहीं रखनी है। सो बेसिकली मैंने बुक्स को रिवाइज करता रहा, मैं हर बार उनको सॉल्व करता था। तो ये कोशिश करता था कि और कोई नया मेथड देखूं मैं। शुरू में सबसे पहली चीज ये रही कि मैंने टॉपिक्स को शुरू से और लास्ट तक खत्म किया। जैसे सबसे पहले मैंने परसेंटेज पढ़ा है, उसके बाद मैं प्रॉफिट एंड लॉस पे जाऊंगा, फिर मैं एवरेज पे जाऊंगा, फिर मैं किसी और टॉपिक पे जाऊंगा। तो इस तरीके से होता क्या था कि जब मैं पहले परसेंटेज को देख के गया, फिर मैं जा रहा हूँ प्रॉफिट एंड लॉस पे, तो मेरे जो प्रॉफिट एंड लॉस में परसेंटेज की मेमोरी है वो तो काम करेगी, क्योंकि हुँ, मुझे क्वेश्चंस अगर परसेंटेज के हैं तो वो दिखेंगे कि ठीक है ये तो परसेंटेज का ही क्वेश्चन है। तो मैं इस तरीके से क्वेश्चंस को अलग तरीके से सोल्व कर पाता था। प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है, आप उसको परसेंटेज के किसी अलग तरीके से सोल्व कर पा रहे हो। ऐसे करते करते मैंने एक बार सिलेबस को खत्म किया।
अगली बार जब मैंने ये सब कुछ इवेंचुअली हो रहा था, ऐसा नहीं था कि सब कुछ प्लान्ड था, बट ये ऐसा हुआ है, बट मैंने उस चीज़ को नोटिस किया और मैं बता रहा हूँ ताकि किसी और के ये चीज़ काम आए। जब दोबारा मैंने उनको किया तो पता नहीं कैसे मन किया कि चलो पीछे से शुरू करते हैं। तो मैंने पीछे से टॉपिक को उठाया। तो मैंने अब जैसे ये होगा कि पहले मिक्सचर एंड एलिगेशन पढ़ा, उसके बाद मैं प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन करूँगा, तो मुझे वहाँ पर वो चीज़ें दिखाई देंगी कि ठीक है यार, ये अप्रोच भी यहाँ पे अप्लाई हो सकती है। तो इस तरीके से आपकी जो मैथ में ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप होती है। और इस चीज़ पे मेरा काम धीरे-धीरे होता रहा, क्योंकि मैं चीज़ों को ऐसे एक तरीके से गूँथ रहा था आपस में। तो इस तरीके से ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग बन गई। पर ये चीज़ सिर्फ अरिथमेटिक में हुई थी। अब एडवांस का ऐसा पोर्शन था जिसको लेकर मैं अभी भी सोचता था कि यार किस तरीके से इसको करना है। उसके लिए मैं ऐसे ही सर्च करता रहता था, यूट्यूब पे कोई सोर्सेज़ हैं। उस टाइम पे आप गवर्नमेंट जॉब अकेडमी पे वीडियोज़ ले रहे थे। आपने 2017 के जो प्रीलिम्स के मेंस के पेपर्स थे वो सॉल्व करवाए थे। तो हुँ, वहाँ पर मैंने आपको देखा था कि आप किस तरीके से कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स को याद रख के एडवांस को बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई कर रहे थे। वो क्वेश्चंस जिनको लेके मतलब हवा क्रिएट हो गया था पूरी यू कैन से इंडस्ट्री में, एसएससी की में, उन क्वेश्चंस को आप बिल्कुल नई अप्रोच से सॉल्व कर रहे थे। और दैट वाज़ वेरी सिंपल कि आपको कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स याद रखने थे, जो कि हर कोई मतलब आप अगर क्वेश्चंस बार-बार सॉल्व कर रहे हो तो अपने आप याद हो जाते हैं वो रिजल्ट्स। हुँ, तो उन रिजल्ट्स की हेल्प से आप एडवांस को भी बहुत ईज़िली कर पा रहे थे। तो ये चीज़ मैंने कहा कि चलो एडवांस का भी सोर्स मुझे मिल गया। अब ये था कि अपन के पास सोर्सेज़ सारे हैं, अब एक लेवल बस बचा है अपन के पास, क्वेश्चन मैं सॉल्व कर दूँगा पेपर में। जो लेवल मुझे अचीव करना है दैट इज़ कि अब मैं ओरल सॉल्व कर क्वेश्चंस को ओरली सॉल्व करने की तरफ बढ़ूँ, थॉट प्रोसेस पे काम करूँ। और उसके लिए मेरा जो सबसे पहला टॉपिक जिसमें मेरी थॉट प्रोसेस काम कर रही थी दैट वाज़ टेक्स्ट बुक, यू कैन से दैट वाज़ एवरेज सर। एवरेज में क्या हुआ था कि पढ़ते-पढ़ते धीरे-धीरे पता नहीं कहाँ से शायद था कि इंजीनियरिंग की चीज़ें थी, ग्राफ्स चलते थे माइंड में अपने आप, कि वो रेक्टेंगुलर बार्स होते हैं, उनको एक दूसरे पे लेवल करना होता था कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना है बस। तो हुँ, इस वजह से थॉट प्रोसेस धीरे-धीरे डेवलप होने लगी और मैंने पूरा का पूरा एवरेज का जो चैप्टर था, उसको मैं थॉट प्रोसेस से करने में सक्सेसफुल हो गया। और ये करने के बाद बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील हुआ और इवन आई वुड से कि मुझे ऐसा लगा कि मैंने जैसे कोई नई चीज़ ही डिस्कवर कर ली हो बिल्कुल। मैं हुँ, बहुत ही ज़्यादा अलग दिखने लग गया था उसके बाद सर। और एक चीज़ और बड़ी ही अजीब हुई थी उस टाइम पे कि क्विज़ेज़ मैं डेली देता था। जो टेक्स्ट बुक की बेसिकली मैंने टेस्ट सीरीज़ जॉइन कर रखी थी, तो मैं डेली क्विज़ेज़ देता था। तो हमेशा ये रहता था कि टाइम कम पड़ जाता था और मैं 10 मिनट में वो क्विज़ कंप्लीट ही नहीं कर पाता था, स्पेशली मैथ्स के। बट एक दिन हुआ क्या कि ऐसे ही मुझे लग रहा था कि नंबर तो आएँगे नहीं, रहने देते हैं, अपन ऐसे ही बैठे-बैठे आराम से सॉल्व करते हैं। तो मैं ऐसे ही किचन में अपने लिए कॉफ़ी वगैरह तैयार कर रहा था। करते-करते मैं ऐसे बैठे-बैठे सोच रहा था कि ठीक है, अपने पास पेन पेपर कुछ है नहीं, अपन ऐसे ही कर लेते हैं, नंबर तो अपन को लाने नहीं है, ऐसे ही फ्री माइंड से दे लेते हैं इस क्विज़ को। तो क्विज़ को ऐसे देने बैठा तो क्वेश्चन्स पे थोड़ा-सा फ़ोकस करते ही पता चला कि पेन पेपर की तो ज़रूरत ही नहीं थी कहीं। क्वेश्चंस को अगर थोड़ा ध्यान से देखो, आपके पास है ही नहीं, आप मजबूर हो जाते हो अपना माइंड चलाने के लिए। तो इस वजह से मैं 5 क्वेश्चंस को ईज़िली कर पाया था। तो मैं कहा यार तू पहले अटेम्प्ट में इतना अच्छा कर पाया, अगर तू थोड़ा और काम करे थॉट प्रोसेस पे, तो ये तो बहुत आसानी से हो जाएगा। तो इस वजह से मैं आज भी जो बच्चे मुझसे पूछते हैं उनको सजेस्ट करता हूँ कि अगर आपको अपनी थॉट प्रोसेस डेवलप करनी है, आपको फोर्स करना है अपने माइंड को, तो आप अपना टेक्स्ट बुक का क्विज़ लीजिए या फिर कोई भी जहाँ से आपको क्विज़ेज़ मिलते हैं, लेके या तो बाथरूम में जाके बैठ जाइए या वहाँ जाके बैठ जाइए जहाँ आपको पेपर ना मिले। और हुँ, ऑल्दो किसी-किसी को टॉयलेट पेपर यूज़ करना होता है, बट ऐसा कुछ नहीं हुँ, करना है। तो हुँ, हुँ, अपन को जाके बस बैठ जाना है और वहाँ पे आपके पास पेपर नहीं होगा तो आपका माइंड फोर्स होता है, इस चीज़ को करने के लिए कि अपने पास माइंड है, इसको काम ले। कम से कम 1 क्वेश्चन तो कर ही पाओगे आप 10 मिनट में। 10 मिनट में जब 1 क्वेश्चन हो जाएगा तो आप दूसरा भी कर पाओगे, तीसरा भी कर पाओगे। इससे आपको एश्योरेंस मिलता है कि यार माइंड से मेंटली भी कर सकते हैं अपन क्वेश्चंस। तो ये चीज़ थी कि मेंटली आपको काम करने पे काम मिला। और इसके बाद एडवांस वाले पोर्शन के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि यहाँ पे थॉट प्रोसेस डेवलप करवाने का काम मेरा आपने किया था। ये आपके जो प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्यूशंस थे 2017 के, उनको आई डोंट नो हाउ मेनी टाइम्स आई हैव वॉच्ड ऑल दोज़ वीडियोज़। और अब की बार 2018 के मेंस के एग्जामिनेशन के वो भी देख रहा था मैं आपके सॉल्यूशंस। सो बिल्कुल अलग ही अप्रोच होता है सर। और ये चीज़ होती है कि आपको पहले बेसिक्स पे काम करना होता है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स को समझ भी नहीं आता होगा कि क्या कर रहे हैं।
बट अगर उसको समझना है तो पहले अपना बेसिक अच्छे से कर लीजिए। वो जब हो जाएगा तो आप धीरे-धीरे, ये ग्रेजुअल प्रोसेस है जिसमें टाइम लगता ही लगता है। बिल्कुल, बिल्कुल अरुण, आई एग्री। अरुण, एक चीज़ की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स हैं मैथ्स में, वो कितने इम्पोर्टेंट हैं आपके हिसाब से करंट सिनेरियो में? अच्छा, उस बारे में मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊँगा। हुँ, ये चीज़ हुई है मेरे साथ एसएससी सीजीएल में। मैंने हुँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सारे टॉपिक्स को, मीन्स जो सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं उनको कवर नहीं किया और उसका मैंने रिजल्ट झेला है। ये चीज़ हुई है मेरे साथ। ऑल्दो मेरा इंग्लिश अच्छा था, इस वज़ह से मैं रिकवर कर पाया। मैंने जो अपना कोचिंग का मटेरियल था उसको फ़ॉलो किया था, बट वहाँ पे कुछ टाइप ऑफ क्वेश्चन्स थे जो कि नहीं थे। इसकी वज़ह से, जैसे कि मैं आपको बेसिकली बता देता हूँ कि जो अपना एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन होता है, डिवीज़न मेथड का जो क्वेश्चन्स आते हैं, ऐसे अब की बार एसएससी सीजीएल मेंस में कुछ क्वेश्चन्स आ गए थे। मैंने सीजीएल भी दिया था इस साल का। तो सीजीएल के पेपर में हुआ क्या कि मैंने अपने शीट्स को कवर किया था और उनमें वो क्वेश्चंस थे नहीं, बट प्रीवियस ईयर में तो वो क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो मैं वो बेसिक से क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहा था। क्यों? क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए थे। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि प्रीवियस ईयर इज़ द utmost इम्पोर्टेंट थिंग इन द करंट सिनेरियो एज़ वेल, क्योंकि ठीक है, नए क्वेश्चंस आते हैं, ज़रूर आते हैं, बट नए क्वेश्चंस कितने आएँगे? अगर कोई भी पेपर सेट कर रहा है इंसान, तो बिल्कुल ऐसा तो है नहीं कि वो ऐसे क्वेश्चंस डिज़ाइन कर देगा जो आज तक कभी पूछे ही ना गए हों। और अगर ऐसा ही पेपर बनाएगा तो वो सबके लिए इक्वल होगा ना। और ऐसा पेपर कोई सेट भी नहीं करता, क्योंकि जब आप ना पढ़ के जाओ, बिल्कुल एक फ्रेश बंदे को भी अगर आप एग्ज़ाम में जाके बिठा दोगे, तो वो भी कम से कम 50 क्वेश्चन कर देगा, ऐसे तुक्के मार-मार के। 50 तो उसके सही भी होते हैं, जबकि उसको कुछ नहीं आता है। वो एडवांस ये अरिथमेटिक लगा के, नॉर्मल प्लस माइनस कर के 50 क्वेश्चन तो सॉल्व ही कर देता है। तो इससे एक चीज़ क्लियर हो जाती है कि जो पेपर डिज़ाइन किया जाता है, वो इस तरीके से किया जाता है कि उसमें हर तरीके के क्वेश्चंस होते हैं और प्रीवियस ईयर यहीं पे इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जो नए क्वेश्चंस बनेंगे वो तो ठीक है, उनमें थोड़ा बहुत डेटा मैनिपुलेट किया जाएगा, लैंग्वेज को मैनिपुलेट किया जाएगा, बट जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आएंगे उनसे जो क्यू लेके क्वेश्चंस बनाए जाएंगे, अगर उनको हम सॉल्व कर पाए तो आप एटलीस्ट 75% भी अगर पेपर सॉल्व कर पाते हो तो उसका मतलब है 150 नंबर। और 150 हुँ, नंबर अगर आपके पढ़े हुए में से आ रहे हैं तो आपने मतलब इतना तो सीखा है कि आप 5 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा कर दोगे। मीन्स अगर आप मैथ में ऐसा पेपर जिसको कि मीन्स जिसमें टाइम मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है, एक नए बंदे के लिए, वहाँ पे अगर आप 160 स्कोर कर पा रहे हो और अब इंग्लिश काफ़ी ईज़ी आता है, वहाँ पे आप अपना अच्छा स्कोर कर लीजिए, वहाँ पे एवरेज स्टूडेंट 180 तो स्कोर करेगा ही, 170 हुँ, स्कोर करेगा। तो इस तरीके से अगर आप ओवरऑल मार्क्स देखेंगे तो एक आप हेल्दी जो सम है वो आपके सामने निकल के आएगा। और ये एक ऐसे बंदे के लिए जिसको सिर्फ जॉब चाहिए, जिसको टॉप मारने से कोई मतलब नहीं है। क्योंकि सर जब आपके पास जॉब नहीं होती है तो उस टाइम बंदा सिर्फ 2800 या 2400 ग्रेड पे की जो जॉब होती है उसको टारगेट करता है। वो सबसे नीचे वाली चीज़ देखता है। और वो ऐसी बिल्कुल, डेस्परेट कंडीशन होती है, वो ऐसे सोचते हैं कि किसी तरीके से पास हो जाए, अगली साल मैं टॉप कर लूँगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, बस इस बार निकल जाए। तो बिल्कुल, 2800-2400 ग्रेड पे की जॉब को जब टारगेट कर रहे हो तो वहाँ पे आपको चीज़ों को बैलेंस लेकर चलना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप सारा-सारा एफर्ट मैथ्स में लगा दोगे, सारा-सारा एफर्ट्स इंग्लिश में लगा दोगे। तो अगर आप बैलेंस करके चलते हो, 160, 150 आप मैथ्स में स्कोर कर पा रहे हो, इतना ही आप यहाँ पे स्कोर कर पा रहे हो, थोड़ा 160, 170 इंग्लिश में, और प्रीलिम्स में आजकल जैसा आप देख ही रहे हो नॉर्मलाइजेशन हो रहा है, तो 160, 170 करना बहुत अच्छा हो गया। तो ये चीज़ें लेके आपको ऑलमोस्ट लैंड करती हैं 480 के आसपास जो टोटल बनता है, और आपका जो फाइनल बनेगा दैट वुड बी अराउंड 540 और समथिंग। तो ये तो आपका वर्स्ट केस सिनेरियो है जहाँ पे आप अपना लोएस्ट लेकर चल रहे हो। अगर आपके रेंज में चीज़ें गिरती हैं, आपको और अच्छे क्वेश्चन्स आते हैं, ऑलमोस्ट ये तो डेस्परेट कंडीशन है, बट अगर आप इतना अच्छे से अपने आप को तैयार करोगे तो यू विल बी एबल टू स्कोर फार बेटर देन दैट, एंड व्हिच हैज़ हैपेंड विद मी एज़ वेल। तो हुँ, मैं एक चीज़ एम्फसाइज़ करने के लिए मैं बच्चों को बता देता हूँ कि मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन्स नहीं करे थे पिछली साल जब सीजीएल का पेपर अटेम्प्ट किया था मैथ्स के। इस वजह से मेरा इंग्लिश में स्कोर है 197, और ऑन द अदर हैंड आई वाज एबल टू अटेम्प्ट ओनली 67 क्वेश्चंस इन द मेंस। 13 सितंबर को मेरा पेपर था। अब ऐसा हो रहा है कि मैं इन क्वेश्चंस को देख ही नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने सॉल्व ही नहीं किया इनको पहले से। तो ये चीज मुझे वहां पे उस दिन फील हुई थी, तो मैं सबको बोलूंगा कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे बहुत ध्यान देना चाहिए, ये बहुत काम की चीज है।
राइट। अरुण, एक सवाल मेरा और है इस स्टेज में कि प्रीलिम्स में आपके सीपीयू में कितने मार्क्स आए थे आउट ऑफ 200? सर प्रीलिम्स में मेरा स्कोर 173 था, दैट वाज नॉर्मलाइज्ड, और मेरा रॉ स्कोर 161 था। अच्छा, राइस स्कोर 160। और मेंस में आपके इंग्लिश में कितने मार्क्स आए? सर मेंस में थे 193.75। 193। वेरी गुड, वेरी गुड। सो अरुण, इसके बाद का जो स्टेज होता है जिसको हम बोलते हैं फिजिकल टेस्ट, राइट? जी फिजिकल सर, टेस्ट में एक्चुअली क्या वो होता है? प्रीलिम्स के बाद हो जाता है सर। अच्छा, प्रीलिम्स के बाद मेंस के पहले ही हो जाता है? हाँ सर, वो उसके पहले हो जाता है। उसमें तो क्या होता है उस अरुण? सर उसको बेसिकली फिजिकल जो टेस्ट है उसको अपन दो पोर्शंस में डिवाइड करके आसानी से समझ सकते हैं। एक पोर्शन होता है फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट और दूसरा होता है फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट। फिजिकल मेजरमेंट वाला जो सेक्शन है उसमें बेसिकली एक कैंडिडेट की जो हाइट, चेस्ट के जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो देखे जाते हैं कि दैट यू आर अप टू स्टैंडर्ड्स और नो। क्योंकि जहाँ पे आपको जाना है वहाँ ऐसी सर्कमस्टांसेस में सर्व करना पड़ेगा कि आपको बेसिकली कुछ फिजिकल रिक्वायरमेंट्स होती ही हैं और वो होनी ही चाहिए। अदरवाइज ऐसे हो सकता है किसी के अंदर जज्बा हो, वो कर पाए परफॉर्म बहुत अच्छे से, बट फिर भी कुछ फिजिकल रिक्वायरमेंट्स तो हैं इस जॉब की। क्योंकि आपको बेसिकली पीपल्स को लीड करना है वॉर में इन केस, क्योंकि हो ही जाता है, क्योंकि आप बॉर्डर पे जाके काम करने वाले हो बीएसएफ सीआरपीएफ में, तो आपको बहुत हाई लेवल पे फिजिकल अपनी स्ट्रेंथ चाहिएगी, तो कुछ फिजिकल मेजरमेंट्स भी रिक्वायर्ड होते हैं उसके लिए। ये चीज होती है फिजिकल मेजरमेंट वाले पोर्शन में। उसके अलावा एक पोर्शन होता है फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट। वहां पे बेसिकली 5 इवेंट्स होते हैं। एक होता है 1600 मीटर की रेस होती है सबसे पहले, जो कि 6.5 मिनट में करनी होती है। उसके बाद एक 100 मीटर की रेस होती है। उसके अलावा लॉन्ग जंप, हाई जंप और शॉर्ट पुट के 3 इवेंट्स और होते हैं। तो टोटल 5 इवेंट्स हो जाते हैं सर। और इन 5 इवेंट्स को क्लियर करना हर एक कैंडिडेट के लिए मस्ट है। इसमें से स्पेशली शॉर्ट पुट एक ऐसा है जिसके बारे में किसी को कोई तैयारी करने की जरूरत नहीं है। ये हर एक कैंडिडेट का पास होता है। आज तक कोई कैंडिडेट शॉर्ट पुट में तो बाहर नहीं हुआ है, क्योंकि तो इस वजह से लोगों को इसका अगर कोई भय हो अपने दिमाग में तो वो निकाल देना चाहिए। ये चीज होती है। बट 1600 मीटर रेस एक ऐसा इशू है, एक ऐसा सेक्शन है जिसमें ज्यादातर कैंडिडेट्स खूब बाहर होते हैं सर। मेजर जो पोर्शन होता है स्टूडेंट्स का वो यहीं पे बाहर होता है, क्योंकि 6.5 मिनट तक लगातार भाग पाना हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। स्पेशली जब आप यू आर गोइंग थ्रू रिगरस routines of studies and you are not able to give yourself physical time, proper time for your physical activities. So इसलिए मेरा जो इस चीज पे स्टैंड था वो ये था कि मुझे पता था कि मुझे सीपीओ ही करना है। अगर सीपीओ करना है तो यू विल बी रिक्वायर्ड टू गो थ्रू सम फिजिकल रिक्वायरमेंट, सम फिजिकल टेस्ट। तो उसके लिए मैंने शुरू से ही अपने आप को प्रिपेयर करना शुरू किया। मेरा जो रूटीन था वो ये था कि जब मैं कोचिंग खत्म करके अपने घर आ गया था, घर पे आने के बाद मेरा डेली ये रहता था कि मुझे सुबह उठते ही जिम जाना है। जिम जाने के बाद थोड़ा अपने वापस आके पढ़ाई वगैरह पे टाइम देना है। और ये सब करके जब मैं वीक में कम से कम 2-1 बार तो ये रहता था कि अपने को एक्सरसाइज के साथ साथ रनिंग भी करनी ही करनी। तो उसके लिए मैं ट्रेडमिल पे या फिर कभी मौका मिलता था तो बाहर रोड पे अपने आप को ट्रेन करने के लिए 2-3 किलोमीटर रनिंग किया करता था, ताकि मेरे अंदर ये कॉन्फिडेंस बना रहे, एटलीस्ट स्टेमिना तो बना ही रहे कि मैं कर सकता हूँ। बाद में जब फिजिकल के लिए टाइम मिलेगा तो अपने आप को पुश करके इन चीजों पे काम कर लेंगे। बट ये चीज ओवर द नाइट डेवलप नहीं हो पाती है, इसलिए स्टूडेंट्स को अपने जो फिजिकल के जो पोर्शंस हैं उन पे धीरे धीरे काम करते रहना चाहिए। क्योंकि सबसे पहली चीज होती है मेंटल स्ट्रेंथ सर। किसी भी चीज को ऑन द ग्राउंड करने से पहले आपको अपने माइंड में तो करना ही पड़ेगा। और आपको जो फिजिकल के लिए टाइम मिलेगा वो इतना कम भी हो जाता है कई बार कि आप मीन्स लड़ाई करते रह जाते हो अपने मन में कि मैं कर बिल्कुल। पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। तो इस चीज के लिए आपको जो अनसर्टेनिटीज हैं इनको ओवरकम करना है, तो आप अपनी जो रूटीन है उसमें ही इन चीजों को शामिल कर लीजिए। और वैसे भी अगर आप अपने में फिजिकल एक्टिविटी रूटीन में ऐड करोगे स्टडीज में, दे विल सर्टेनली हेल्प यू आउट। क्योंकि अगर आप बेसिकली सुबह के टाइम जिम जा रहे हो, डोपामिन विल बी एक्सक्रीटेड इनटू योर माइंड। सो आप अपनी स्टडीज को ज्यादा एलोंगेट कर पाएंगे, ज्यादा टाइम तक चला पाएंगे। और उस टाइम में आपको थकावट भी कम फील होती है। और रात को चैन से सोएंगे तो सुबह आराम से उठ के अपनी पढ़ाई पर अच्छे से फोकस भी कर पाएंगे। तो ये चीजें तो अगर आप सीजीएल ही कर रहे हो बेसिकली, तो भी अगर एक कैंडिडेट को मैं तो सजेस्ट करूंगा कि उनको करना चाहिए, कुछ फिजिकल एक्टिविटीज अपने रूटीन में शामिल करनी ही करनी राइट। चाहिए। अरुण, जो आपने 5 इवेंट बताई उसमें एक आपका 1600 मीटर रेस हो गया, एक 100 मीटर रेस हो गया, एक जी लॉन्ग सर। जंप आपने बोला, एक शॉर्ट पुट जी बोला, सर। तो जी, इसके और एक अलावा हाई एक जंप। इवेंट कौन सा? हाई जंप है।
तो ये लॉन्ग जंप जी और सर। हाई जंप की प्रैक्टिस भी की थी आपने? जी सर, उनके लिए भी मैंने प्रैक्टिस करी थी। बेसिकली 1600 मीटर तो ऐसी चीज़ है कि आप रनिंग कभी ना कभी अपनी लाइफ में कर ही लेते हो। बट लॉन्ग जंप, हाई जंप के लिए कभी माहौल मिलता है, किसी को नहीं मिल पाता। तो हमारे यहाँ पे ऐसा कोई माहौल मुझे कभी मिला नहीं था कि जिसमें मैं लॉन्ग जंप, हाई जंप की प्रैक्टिस कर पाऊँ। इसलिए मैंने किया क्या था कि हमारे यहाँ पीछे खेत में जाकर मैंने 2 पोल गाड़ दिए थे। और ये पोल्स मैंने बेसिकली अपना प्रीलिम्स का एग्ज़ामिनेशन देने के बाद ही किए थे। इस पोर्शन पे काम करना मैंने प्रीलिम्स के बाद शुरू किया था। मैं थोड़ा अश्योर्ड था इस चीज़ को लेके कि मैं कर पाऊँगा, क्योंकि आई हैव प्लेड फुटबॉल फॉर माय कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी एज़ वेल, सो फिज़िकली मेरे लिए इस चीज़ में थोड़ी शंकाएँ कम थी मेरे माइंड में। बट फिर भी मैं एक स्टूडेंट को सजेस्ट करूँगा जो एवरेज है कि उनको ये इस चीज़ को पहले से ही शुरू कर देना चाहिए। क्योंकि कई स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है और फिर वो इसकी वजह से पूरी मेहनत उनकी खराब हो जाए, ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो इसलिए मैंने क्या किया था कि अपने प्रीलिम्स के बाद अपने पीछे जाके खेत में खाली जगह पड़ी थी, वहाँ पे 2 पोल गाड़ के और उनको सेटअप तैयार कर लिया था ऐसे ही, थोड़ा होममेड काम चलाऊ सेटअप था, जिसमें मैं लॉन्ग जंप और हाई जंप की प्रैक्टिस कर लेता था। ये प्रैक्टिस ज़रूरी पड़ेगी, क्योंकि किसी भी कारण से आपका एग्ज़ाम नहीं रुकना चाहिए, फिज़िकल की तैयारी तो बहुत ज़रूरी है। अच्छे से आपने एग्ज़ैक्टली सर। चीज़ें बताई है अरुण, थैंक यू। एक चीज़ अरुण अभी मुझे यहाँ जाननी है कि जैसे जब आप ये प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेट्स से सीपीओ की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है? तो जी सीजीएल सर। भी दिमाग में बार-बार आता है कि भई सीजीएल तो बहुत करीब है, देना चाहिए काइंड ऑफ। तो आपके सीजीएल में कितने मार्क्स हैं अप टू मेंस 18 में? सर मेरे 532 मार्क्स हैं आउट ऑफ 600 हुँ। 18 वाले एग्ज़ामिनेशन में। तो अरुण आपकी पढ़ाई का रूटीन क्या था? यूजुअली आप कितने घंटे पर डे पढ़ाई करते थे? यूजुअली? सर ऐसा कुछ भी नहीं था, मैंने कभी अपने आप को टाइम बाउंड नहीं किया था इस चीज़ में। इसके लिए मैं बेसिकली टारगेट ओरिएंटेड स्टडीज़ पे ज़्यादा फ़ोकस करता था। मैं डेली अपना टारगेट सेट कर लेता था कि मुझे ये टॉपिक्स आज खत्म करने हैं। इसके अलावा जो बेसिकली आप कहेंगे कि अगर आप अपने आप को टाइम में बाउंड करते हो, तो उसका एक नेगेटिव पॉइंट ये रहता है कि आपको हमेशा ये लगा रहता है कि मुझे दूसरे टॉपिक्स पढ़ने हैं, इसलिए मैं इस चीज़ को जल्दी-जल्दी खत्म करूँ। और जल्दी-जल्दी खत्म करने के चक्कर में आप कई बार जो नई चीज़ें सीख सकते थे, आपका माइंड फ्रीली जो क्रिएटिव हो सकता था, उनको आप अवॉइड कर जाते हो। इस चीज़ की वजह से मैंने हमेशा अपने आप को टारगेट ओरिएंटेड स्टडीज़ की तरफ ही इंक्लाइंड रखा और मैंने लास्ट तक वही करी थी। टाइम का कुछ फिक्स नहीं रहता था, बेसिकली मैं पूरी तरह से तैयारी के लिए डिवोटेड था, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन ही कर रहा था। तो मुझे ये रहता था कि सुबह से शाम तक बस टारगेट खत्म करना है अपना, जब तक मैं कर पाऊँ। बस ये रहता था कि रात को एक पर्टिकुलर 10-1 बजे से पहले कर लूँगा, क्योंकि उसके बाद मेरे से पढ़ाई नहीं हो पाती सर। क्योंकि 10 बजे के बाद जाग पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है और सुबह मैं जल्दी जाग नहीं सकता। इसलिए मैं जो अपना डे टाइम होता था, उसमें ही सारे टारगेट्स को खत्म करने की कोशिश करता था और वो जनरली हो जाता था। ये चीज़ धीरे-धीरे ऑप्टिमाइज़ होती है, कोई भी नया कैंडिडेट आएगा, वो प्रिपरेशन करना शुरू करेगा, तो ऐसा ही रहेगा कि वो अपने लिए बड़े टारगेट सेट कर लेगा। फिर धीरे-धीरे उसको पता चलता है कि ठीक है, मैं इतना ही पढ़ पाता हूँ या इतना ही मेरी एब्ज़ॉर्ब करने की कैपेबिलिटी है 1 दिन में। तो धीरे-धीरे ऑप्टिमाइज़ होती हैं चीज़ें, इसके बारे में ज नए कैंडिडेट्स को ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी चाहिए, अगर वो प्रिपेयर कर रहे हैं तो। राइट। बिल्कुल, बिल्कुल अरुण, आपका गाइडेंस बिल्कुल ज़रूरी है उनके लिए। अरुण, यहाँ पर एक सवाल मेरा और है जो कि काफ़ी क्वेश्चन मैंने आपको शुरू में बोला था मैं बाद में पूछूँगा। बहुत सारे जी कैंडिडेट सर। मुझसे पूछते हैं जब मैं लाता हूँ कि सर गर्लफ्रेंड है तो कैसे पढ़ाई करें? गर्लफ्रेंड को कैसे मैनेज करें? कोई कहता है पढ़ाई को कैसे मैनेज करें गर्लफ्रेंड के साथ? तो ये एक बड़ा सवाल है, दो ये पर्सनल क्वेश्चन है। तो क्या आपकी हाँ सर। तैयारी के दौरान आपकी गर्लफ्रेंड थी या बाद में ऐसा हुआ? सर एक्चुअली वी मेट इन कोचिंग इटसेल्फ। जब मैं हुँ। कोचिंग में अपनी तैयारी कर रहा था, उसी टाइम पे हम मिले थे और इसे कोचिंग खत्म होने के बाद मैं तो अपने होम टाउन वापस आ गया था। सो वी हैव बीन इन अ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप सिंस देन। सो उसके बाद से गर्लफ्रेंड मेरी पूरी तैयारी के दौरान रही है एंड शी इज़ स्टिल माय गर्लफ्रेंड फैमिली वालों एंड को वी मालूम है? आर क्वाइट। हाँ सर, सबको तो कब मालूम कब नहीं है बताया आपने? सब। कब बताया? सर इसके बारे में मैंने बताने का सोचा था। कुछ ऐसे हालात बने थे कि उनकी फैमिली जो थी उनको थोड़ा शादी वगैरह के लिए फ़ोर्स कर रही थी। तो उन्होंने जो बताया था अपने फैमिली वालों को, तो सिचुएशंस ऐसी बनी कि दैट आई हैड आल्सो टू टेल माय पेरेंट्स। तो उस टाइम पे अराउंड दैट वाज़ इन फेब दिस ईयर इटसेल्फ, तो तब मैंने हुँ। अपनी फैमिली को बताया था उनके बारे में। और बताने के बाद हालात चल रहे हैं, वी आर स्टिल
trying to convince our parents. Struggling. Okay. I Yes. feel everything will become okay. So अरुण, ये जो एक फैक्टर है लोगों का, क्योंकि ये बड़ा फैक्टर है, आपने एग्जाम भी निकाला है, उस फेज में भी आप रहे हैं, तो जी, क्या जी। गाइड करोगे आप? क्योंकि कई लोगों को ये लगता है कि रिलेशनशिप इज ए ब्लॉकेज, अगर उनकी या रिलेशनशिप है तो वो तैयारी नहीं कर सकते हैं। व्हाट यू विल रिकमेंड टू देम, बिकॉज आई थिंक यू आर द राइट पर्सन टू गाइड इन दैट। Yeah, so I can guide people in that thing, especially because what I have seen. After that मैं कह सकता हूँ कि मैं बता सकता हूँ कुछ इस बारे में। सबसे पहली चीज जो इस बारे में है वो डिपेंड करती है कि आप दोनों की एक दूसरे को लेकर अंडरस्टैंडिंग कैसी है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप रिलेशनशिप में हैं और उसके दौरान आप तैयारी नहीं कर सकते। तैयारी आराम से करी जा सकती है। इट इज ऑल अप टू बोथ ऑफ यू दैट व्हाट यू वांट टू फोकस ऑन एंड व्हेन। आपको एक दूसरे को टाइम देना पड़ेगा, ऑब्वियसली देना पड़ेगा, बट इतना टाइम होता है एक कैंडिडेट के पास कि वो सारे टाइम को आसानी से मैनेज कर पाए। 24 घंटे में बिल गेट्स भी सारी चीजें मैनेज करता है, उनसे ज्यादा बिजी तो हम हैं नहीं। बस थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट पे हमको काम करना पड़ेगा एंड वी नीड टू शिफ्ट आवर फोकस। इसमें ये चीज भी मैटर करती है कि जो आपके जिनके साथ आप रिलेशनशिप में हैं वो आपके गोल को लेकर आपको कितना हेल्प करना चाहते हैं। मेरे केस में ये चीज ऐसी थी सर कि देयर हैव बीन टाइम्स व्हेन आई वांटेड टू क्विट, बट शी वाज द पर्सन हु एक्चुअली गाइडेड मी, हु kept me supporting, or she was the reason because of which I have been able to do this and because of which I have done all this. उसके पीछे काफी सारी स्टोरीज हैं। स्टोरीज तो क्या, मैं सीधे ओपनली बोल ही देता हूँ इन चीजों के बारे में कि सर हम दोनों का इंटरकास्ट रिलेशनशिप है और जिसको कि अगर आगे जाना है तो हमारी फैमिलीज थोड़ा अग्री नहीं करती है इन चीजों को लेके। सो अगर हमको अपने रिलेशनशिप को सक्सेसफुल बनाना था तो ये चीज मस्ट थी कि हमको कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो हमारे पास जहां से अगर हम अपने पेरेंट्स को बताएं तो वो हम दोनों को एक्सेप्ट कर पाए, हमारी बात में वजन होना चाहिए। और उस वजन को कमाने के लिए हमको चाहिए थी ऐसी चीज जहां से हम बोल सकें। वो चीज थी कि मुझे सिर्फ आता था पढ़ना, इसके हम्म। अलावा ऐसी कोई चीज थी नहीं जिसमें मैं बहुत ज्यादा अच्छा हूँ। मुझे पढ़ना आता था। आई ऑप्टेड कि मैं पढ़ के अपने आप को उस जगह पहुंचाऊंगा जहां से मैं अपनी फैमिली को हमारे बारे में बता पाऊं और उनको कन्विंस कर पाऊं। तो इसलिए आई डिसाइडेड कि मैं पढ़ूंगा। और जब ऐसे टाइम आए कि आई डिसाइडेड कि मुझे लगता था कि आई शुड क्विट और आई एम नॉट डूइंग प्रॉपर जस्टिस विद माय स्टडीज विद माय टाइम, उस टाइम पे मेरे अंदर हमेशा एक क्वेश्चन उठता था कि जब टाइम आएगा लास्ट में, अगर तू फेल हो गया, फेल होने के बाद जब टाइम आएगा तो तू क्या उस टाइम पे ये जवाब दे पाएगा कि मैं पोटेंशियल होने के बावजूद, एबिलिटी होने के बावजूद मैंने खुद से नहीं किया ये, क्या ऐसा बोल पाएगा आंखों में आंखें डाल के? तो उस टाइम पे हमेशा मेरा अंदर से ना ही निकलती थी। उसी वक्त ये रहता था कि अब खड़ा हो, पढ़ाई शुरू कर दे दोबारा से। तो अपने आप को दोबारा रिचार्ज करने के रीजन था मेरे पास एक। तो ये चीज मेरे लिए पॉजिटिवली काम करी है और ये डिपेंड भी करता है कि आप किस तरीके से चीजों को अपने लिए यूज करते हो। कुछ लोग इसको डिस्ट्रैक्शन यूज करेंगे, बिल्कुल करेंगे, बट अगर आप पॉजिटिवली यूज करते हो देन इट इज द मोस्ट अवेल विच विल प्रोपेल यू। दैट्स ग्रेट। सो अरुण, बेसिकली जो आप मैसेज दे रहे हो बहुत सही है कि व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज दैट बी इन द राइट रिलेशनशिप विद द राइट पर्सन, राइट? If you are in the wrong एग्जैक्टली सर। relationship with the wrong person, that will definitely have a big problem. या You need to या have a right person who understand your goal. That's really right. और अगर सामने वाला एग्जैक्टली समझदार है सर। तो आपका आपके लिए वो लिमिटिंग नहीं होगा। दैट्स ग्रेट। अरुण, बिल्कुल सर। आपने बहुत अच्छी चीजें बताई हमें। एक मैसेज अगर आप एस्पिरेंट को देना चाहें तो वो आप क्या देंगे? पहले तो मैं अपनी तरफ से पूरी दुआएं भी करूंगा कि आपकी शादी हो और बहुत अच्छे से हो, धूमधाम से हो। ठीक है, मुझे पूरी थैंक्स फॉर उम्मीद है कि दैट ऐसा सर। होगा। बाकी आप कुछ एस्पिरेंट्स को अगर मैसेज देना चाहें तो जरूर दें, और कि वो भी मोटिवेटेड रहें और आपकी तरह एक अच्छी नौकरी निकालें। सर सबसे पहली चीज जो मैं अगर कोई कैंडिडेट को बोलना चाहूंगा दैट इज, इस सबसे पहले अगर किसी स्टूडेंट को जाननी चाहिए कोई चीज तो वो है उसकी स्ट्रेंथ्स। ऐसे नहीं है कि किसी भी स्टूडेंट को, ऐसा नहीं है कि आदमी कुछ कर नहीं सकता, आदमी सब कुछ कर सकता है, बट ये डिपेंड करता है कि आदमी स्टैंड कहाँ करता है इस वक्त और उसे किस चीज की कितनी ज्यादा जरूरत है। अगर किसी को बहुत ज्यादा डेस्परेटली जॉब चाहिए, उसको ये है कि मुझे कम से कम टाइम में निकालनी है जॉब, और ये हर एक स्टूडेंट के साथ होता है सर,
क्योंकि 1-2 अटेम्प्ट देने के बाद इंसान अपने आप वीक पड़ने लग जाता है। सो अ पर्सन शुड मेक श्योर दैट हिज फर्स्ट अटेम्प्ट इज हिज बेस्ट अटेम्प्ट। और ऐसा करने के लिए सबसे पहले एक स्टूडेंट को एक ऐसा टारगेट चूज करना चाहिए जो कि उसके स्ट्रेंथ्स के साथ अलाइन होता हो। मेरे केस में ये चीज हुई थी कि मुझे इंग्लिश बहुत अच्छे से आती थी, मुझे डिफेंस का पैशन था। ये सारी चीजें मेरे लिए प्लस पॉइंट्स थे जिनकी वजह से मैं मेहनत करता था। मुझे हमेशा इन चीजों को, क्योंकि मैं कर सकता था इसलिए मैं कर पा रहा था। तो ये चीजें मैं सजेस्ट करूंगा सबसे पहले तो कि अपनी डिफेंस के अकॉर्डिंग मींस अपनी स्ट्रेंथ्स के अकॉर्डिंग अपना टारगेट चूज कीजिए। ऐसे नहीं कि आपको, आपकी इंग्लिश कमजोर है और आप जबरदस्ती कोशिश कर रहे हैं कि नहीं मुझे तो यही करना है, आप कर पाओगे, नो मैटर कर पाओगे, बट दैट विल टेक टाइम। आपको अगर डेस्परेटली किसी चीज की जरूरत है, जॉब की जरूरत है, देन सिलेक्ट एन एग्जाम वेयर इंग्लिश इज नॉट आस्क्ड। गो फॉर रेलवेज, गो फॉर आईबीपीएस, आरआरबी, जहां पे एग्जाम में इंग्लिश नहीं आती, फिर आप आराम से अपने इन एस्पेक्ट्स पे काम करते रहिए, क्योंकि डेस्परेशन आता है एक टाइम के बाद। तो एक चीज तो ये मैं लोगों को सजेस्ट करना चाहूंगा। दूसरी चीज, अगर आपने एक बार अपना सही टारगेट चूज कर लिया है तो उसके बाद ये आपका डिसीजन होना चाहिए, आपका मुराल होना चाहिए कि आपका डिसीजन है, आपको उसे पुट राइट करना ही होगा। किसी भी तरीके से आपको उसे सही सिद्ध करना है, और उसके लिए जिस चीज की जरूरत है वो है सिर्फ और सिर्फ आपके एफर्ट्स। क्योंकि आप डिसाइड कर चुके हो आपकी स्ट्रेंथ्स के अकॉर्डिंग, आपके अंदर मींस एबिलिटी है, तभी आपने उस टारगेट को चूज किया है, तो आप कर सकते हो। अगर अब भी आप नहीं कर रहे हो, देन यू आर द ओनली पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। नहीं तो ऐसी कोई चीज ही नहीं है जो आपको रोक रही है। सबके साथ परेशानियां होती हैं, बड़े से बड़े आदमी की लाइफ में परेशानियां होती हैं, और इन चीजों को आपको टैकल करना सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि लाइफ तो ऐसे ही चलने वाली है बस। अगर आपने इन सब चीजों को डिसाइड करके तैयारी करना शुरू कर दिया है, फिर एक जो मैं पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस का दूंगा, दैट इज फोकस। इधर उधर बच्चों को नहीं भागना चाहिए। ये बात हमेशा ध्यान रखना कि कागज जो धूप में पड़ा हुआ है वो तभी जलेगा जब उसके सामने लेंस लग जाएगा। वो लेंस होगा आपके फोकस का, वो लेंस होगा आपके हार्ड वर्क का, आपके डिटर्मिनेशन का। वही डिसाइड करेगा कि आप सक्सेसफुल होंगे कि नहीं होंगे। अगर इस तरीके से मेहनत करिए कि भगवान को अगर डिसाइड करना है ना कि मुझे किस बंदे को ये जॉब देनी चाहिए, तो उस लाइन में सबसे आगे खड़े लोगों में आप होने चाहिए जो वो चीज डिजर्व करता है, क्योंकि उसने कहीं पर भी अपनी तरफ से कमी नहीं छोड़ी है। और रेस्ट इज द लक। हो सकता है कुछ ऐसा हो जाए कि किसी के साथ एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, हजारों चीजें हो सकती हैं इनकी वजह से नहीं हो, बट जो डिजर्विंग कैंडिडेट हो उस चीज में आप सबसे आगे होने चाहिए, और जो चीज आपके हाथ में है वो आपको हर चीज करनी चाहिए। अरुण, आपका मैसेज बहुत अच्छा है और बहुत मोटिवेटिंग है। मुझे पूरी उम्मीद है कि थैंक सारे यू। एस्पिरेंट इसको मंत्रा मान के अपनी तैयारी करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अरुण, आपका बहुत थैंक बहुत यू सो मच। धन्यवाद, और बहुत बेबाक तरीके से आपने हर सवाल का जवाब दिया और गाइड किया बच्चों को। उम्मीद है सबको बहुत बहुत फायदा मिलेगा। थैंक यू अरुण, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर दैट कि आपने मुझे अपने प्लेटफॉर्म पे आके अपनी बात कहने का मौका दिया। और आपका ये प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू मेरी फैमिली में और लोगों को पता चलने वाला है मेरे रिलेशनशिप के बारे में। I'm very happy to share this information with everyone, right? I hope everything goes ओके, well. Arun, all the best. Thank you. थैंक यू सो मच।